हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और बढ़िया तरह से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एकदम एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आप लोगों की शिक्षा दीक्षा ना रुके और बिना महंगी फीस दिए, बिना बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए भी आप बढ़िया तरह से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकें, करियर्स में अच्छा कर सकें, कहीं पहुंच सकें अच्छे पदों पर और देश की उन्नति और तरक्की में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे हिस्ट्री क्लास 12 के एग्जामिनेशंस जो हैं एकदम सर पे खड़े हुए हैं। अब मैग्नेट ब्रेन्स ने ऑन टाइम आप लोगों का सिलेबस पूरा करवा दिया था। सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस, वन शॉट और बाकी सारा जो भी कंटेंट वगैरह है सब वेल ऑन टाइम अपलोड कर दिया गया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग उसको देखकर उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बढ़िया तरह से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो इसी आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इस लास्ट टाइम पे पुश देने के लिए अब हमने जो एक क्विक रिवीजन वीडियोस की सीरीज चालू करी है, इसी में मैं आप लोगों के सामने आज चौथा वीडियो, आपके सिलेबस का जो चौथा चैप्टर है वो लेकर हाजिर हूँ। और आज का जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे हमारे 4th यूनिट की, जिसमें हमें डिस्कस करना है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट किस तरह से चालू हुआ, महात्मा गांधी का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बातचीत करनी है और इसको डिटेल में जो है हमको डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर सेशन को देखने के बाद में आपकी प्रिपरेशन में किसी तरीके की कोई और गुंजाइश अब रह नहीं जाएगी एंड उसके बाद में आप बढ़िया तरह से जाके अपने एग्जामिनेशन में वेल एंड गुड परफॉर्म करेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत बढ़िया मार्क्स भी आप लोग स्कोर करेंगे। वो बच्चे जो इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं और पहली बार एग्जाम के कुछ घंटों पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी ये सेशन देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन फ़ायदेमंद रहेगा। तो डजेंट मैटर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है या आपने भी इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप अपनी डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर एंड यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन आफ्टर सीइंग दिस पर्टिकुलर सेशन दैन यू वेर बिफोर वॉचिंग इट। तो चलें इसी नोट पर शुरुआत करते हैं थीम नंबर 13 हिस्ट्री क्लास 12 की तीसरी किताब से, इसमें महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट का क्विक रिविजन। चलें, और पहला टॉपिक जो रहने वाला है इसका नाम रहेगा सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। आज की तारीख में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट निकल कर आया है, नेशन स्टेट का मतलब कि हम लोग एक पर्टिकुलर देश को बिलोंग करते हैं और हमारी पहली लॉयल्टी इस देश के साथ में लाई करती है। ये जो मॉडर्न इतिहास का या मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया है, इसी के तहत फिर बहुत सारे अलग अलग आपको नेशंस वगैरह देखने को मिले, जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोप के अलग अलग देश हैं। तो ये जो नेशनहुड का कंसेप्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, वो आ जाती है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना की। अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है तब आप किसी नेशन के साथ में अपने आप को अटैच्ड महसूस नहीं करेंगे, और अगर आप अपने आप को उस नेशन के साथ में अटैच्ड महसूस नहीं करेंगे तो फिर आप उसके साथ में वफादार नहीं होंगे, आपकी लॉयल्टीज़ उसके साथ में लाई नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें जो है नेशनलिज्म के कंसेप्ट में आती हैं। अब नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री को देखना शुरू करें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि लगभग हर एक देश में, जिन जिन देशों में नेशनलिज्म की बयार चली और जिसके चलते फिर वो नेशन स्टेट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए, आपको सब जगह एक बात देखने को मिलती है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो है उस नेशन की मेकिंग में, उस मॉडर्न नेशन की मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा और उसको जो है उस पर्टिकुलर देश की नेशनलिज्म की हिस्ट्री के साथ में आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे आज का जो इटली है, अब इटली का जो इलाका है वहां पर तो लोग हजारों सालों से रह रहे हैं, मगर जो आज का इटली है वो इटली देश के रूप में जो उसका एक पूरा का पूरा जो एक मॉडर्न इतिहास है या इटली देश के रूप में उसकी जो मेकिंग है, उसके लिए जिस एक बंदे को जाना जाता है उसका नाम है गरीबल्दी। ये उसकी फोटोग्राफ है, कैसे पे गरीबल्दी के नाम से इस व्यक्ति का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आज का जो मॉडर्न इटली है उसको बनाने में। इसी तरीके से अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो जॉर्ज वॉशिंगटन साहब जो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान या कंट्रीब्यूशन माना जाता है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की तारीख में जिस फॉर्म में है उसको उस फॉर्म में लाने के लिए या फिर उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। चलें आगे देखते हैं। वियतनाम की बात की जाए तो वहाँ हो ची मिन नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उनको जो है कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल, और वियतनाम जो आज की तारीख में है उस पर्टिकुलर तरीके का वियतनाम बनाने के लिए इनको जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी तरीके से अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान का जो आज का जो मॉडर्न इंडियन नेशन है, क्योंकि हिंदुस्तान तो हज़ारों सालों से है, इंडिया या भारत जो है हज़ारों सालों से है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सारी चीज़ें, मगर आज का जो मॉडर्न इंडियन नेशन है उसकी मेकिंग में महात्मा गांधी को जो है प्रोमिनेंटली एक इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है।
अब गांधी जी को इतना इंपॉर्टेंट रोल देने की वजह यह है कि जितने भी आपके फ्रीडम स्ट्रगल के इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, मासेस के ऊपर प्रभाव की बात की जाए, इन्फ्लुएंस की बात की जाए, तो गांधी जी उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और सबसे ज़्यादा रेवर किए जाते थे, सबसे ज़्यादा श्रद्धा भाव से उनको देखा जाता था। अब ये जो चैप्टर रहने वाला है इसमें हम लोग 1915 से लेकर 1948 के बीच में गांधी जी की जो एक्टिविटीज़ थी और इसी वक्त में हिंदुस्तान का जो नेशनल मूवमेंट था उसकी जो क्रूशियल पीरियड जो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे। अब इसमें हम लोग भारत का जो समाज था उसके जो अलग अलग तबके थे उनके साथ में गांधी जी का किस तरीके का इंटरेक्शन रहा और अलग अलग तबकों के लिए गांधी जी का क्या थॉट प्रोसेस थी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। वो पॉपुलर स्ट्रगल्स जिनको इन्होंने इंस्पायर किया या फिर उन्होंने उनको लीड किया उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल कर गांधी जी की हिस्ट्री जो है हिस्टोरियंस रिक्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें लगभग 100-125 साल पहले हो रही थी, तो एकदम फ्रेश इवेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। क्योंकि सोर्सेज की कमी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वीडियो एविडेंसेस भी थोड़े बहुत मौजूद हैं, लिटरेरी एविडेंसेस तो हैं ही, तो फिर इनका इस्तेमाल कर आपने किस तरह से इनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया उसके बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे। तो कहानी की शुरुआत जो है वो होती है जनवरी 1915 से, जब मोहनदास करमचंद गांधी, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी महात्मा गांधी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये महात्मा बने नहीं हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जो एक बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करा करते थे, इंडियन ओरिजिन के थे। वो लगभग वहाँ पे 2 दशक रहने के बाद में, लगभग 20 साल रहने के बाद में अपने वतन लौटते हैं। साउथ अफ्रीका में जब वो थे तो वहाँ पर उन्होंने एक लॉयर और एक अटर्नी के तौर पर काम किया था और वक्त के साथ में इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए। और गांधी जी ने सबसे पहले जो अपनी टेक्निक्स वगैरह थी नॉन वायलेंस की और बाकी सारी चीज़ों की, इनको जिसको सत्याग्रह बोला जाता है, इसको टेस्ट भी जो है इस साउथ अफ्रीका में जब ये इंडियन कम्युनिटी के लीडर बने और वहाँ पर फिर जब अलग अलग तरीके के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया तभी उन्होंने सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। यही वो जगह थी जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के बीच में उन्होंने अपना भाईचारे की बात भी करी थी। साथ ही साथ अपर कास्ट के जो इंडियंस हुआ करते थे उनको ये भी बोला था कि भाई आप लोअर कास्ट के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और महिलाओं के साथ में खास तौर पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो ठीक नहीं है, आपको अपने तौर तरीके बदलना पड़ेंगे, सोच बदलना पड़ेगी। तो कुल मिला के गांधी जी ने जिन आइडियाज़ को लेकर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कदम रखा और फिर जिनको आगे बढ़ाया, उनकी आप कह सकते हैं जो बीज पढ़ने वाली बात होती है, जो नींव पढ़ने वाली बात होती है, वो साउथ अफ्रीका में पड़ गई। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोलें कि वो मोहनदास करमचंद गांधी जो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और वो मोहनदास करमचंद गांधी जो 1915 में हिंदुस्तान लौटे, वो 2 अलग अलग शख्स थे। उनकी शख्सियत, उनके सोचने का तरीका, उनका व्यक्तित्व, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको समझ में आता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो गांधी जी 1893 में पीछे छोड़कर साउथ अफ्रीका गए थे और वो हिंदुस्तान जिसमें 1915 में गांधी जी लौट कर आए थे, वो भी 2 अलग अलग हिंदुस्तान थे, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क था। हालांकि जब ये गए थे और जब ये लौट कर आए, दोनों वक्त में इंडिया अभी भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, हिंदुस्तान अभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। मगर अब जो एक बदलाव आपको देखने को मिल रहा था वो ये था कि हिंदुस्तान अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गया था, राजनीतिक तौर पर हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन लोगों का आपको देखने के लिए फ्रीडम मूवमेंट में देखने लगा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो 1885 में शुरू हुई थी, इसकी मेजर ब्रांचेस, इसकी जो ब्रांचेस हैं मेजर टाउन्स और सिटीज़ में खुल चुकी थी और 1905 से लेकर 7 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट के नाम का एक बड़ा मूवमेंट भी हो चुका था, जिसके चलते इनकी जो अपील और सपोर्ट था खास तौर पे मिडिल क्लास के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कुल मिला के हिंदुस्तान भी बदला हुआ था, गांधी जी जो लौट कर आए थे वो भी बदले हुए थे। अब उसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। खैर, ये जो अब आपका स्वदेशी मूवमेंट वगैरह था, इसमें आपको काफ़ी सारे ग्रेट लीडर्स वगैरह भी मिले। खास तौर पे 3 लीडर्स को आप याद रखते हैं, लाल, बाल और पाल के नाम से। इसमें लाल जो हैं आपके लाला लाजपत राय थे पंजाब से, बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र से और पाल जो थे वो बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल से। ये स्वदेशी मूवमेंट वगैरह के तहत जो है निकल कर आए थे। इन लीडर्स को और इनके फॉलोअर्स वगैरह को जनरली एडवोकेट, एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लोग एक मिलिटेंट तरीके का जो अपोजिशन है कॉलोनियल रूल के खिलाफ में, वो प्रीच किया करते थे। इसी के वक्त में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के साथ में कांग्रेस में एक और धड़ा था जो बोलता था कि इतना मिलिटेंट होना जरूरी नहीं है, इतना आक्रामक होना जरूरी नहीं है, आप एक काम करिए, थोड़ा मॉडरेट तरीके से चलिए, थोड़ा समझा बुझा के परसुएसिव तरीके से जो है चीजों को लेकर चलिए। इन लोगों को बोला जाता था मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स में ही जो है गांधी जी ने एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वो किस कांग्रेस में किस धड़े को बिलोंग करते थे? मॉडरेट्स को। इनको जो है गांधी जी ने एक्नॉलेज किया था अपने पॉलिटिकल मेंटर के तौर पर, अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना और इस तरीके के दूसरे लोग भी जो हैं वो मॉडरेट्स की श्रेणी में कांग्रेस में जब तक वो थे तब तक गिने जाते थे। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब जब गांधी जी यहाँ पर आए, और गांधी जी क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफ़ी नाम कमा चुके थे, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड यही था कि जब गांधी जी इंडिया में लौट कर आएंगे तो फ्रीडम मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। मगर फिर ऑब्वियस सी बात है, 20 साल अगर कोई आदमी देश से बाहर रहा हो तो एकदम से आके फिर वो देश के मसलों में बोलना शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होगा। और उस वक्त तो वैसे भी चीज़ें उतना, इंटरनेट का ज़माना था नहीं, तो आपको वैसे भी टच में रहने में मुश्किल होती थी। तो 20 साल एकदम अपने देश से आप दूर हो, एक आध बार कभी चक्कर मारने आए तो आए, चले गए फिर वापस 2-4 महीने, 1-2 महीने रहकर। ऐसी परिस्थितियों में अब आपको हिंदुस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो इसलिए राजनीति में या एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में उतरने के पहले गोखले जी की एडवाइस पर गांधी जी ने पहले तो 1 साल पूरे हिंदुस्तान को घूमा, और इसको घूमकर इसके अलग अलग इलाकों में गए, इसके लोगों से मिले, इसको समझने की कोशिश करी। और उस सब के बाद में लगभग 1 साल बाद फरवरी 1916 में गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग या फिर इनॉग्रेशन के टाइम पर या शिलान्यास के टाइम पर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गांधी जी का जो पहला मेजर अपीयरेंस हुआ है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 फरवरी में हुआ, जब उसकी ओपनिंग वगैरह हो रही थी। चलें, इसी के साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे, जैसे एनी बेसेंट वगैरह हो गई, दूसरे लोग भी मौजूद थे। और इन सब की अपेक्षा गांधी जी को लोग अभी जानते जानते थे नहीं ज़्यादा, ठीक है जी। वही बात मैं जो कह रहा हूँ, अभी महात्मा बनना दूर की बात है, अभी गांधी जी को कोई जानता भी नहीं था। धीरे धीरे अब जैसे पहचान बनेगी तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इनको इन्वाइट यहाँ पे इसलिए किया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो काम किया था वो यहाँ पे लोगों तक पहुंचा था, कुछ जानने पढ़ने वाले लोग थे, तो उसके चलते इनको बुलाया गया था। मगर इंडिया में इन्होंने ऐसा कुछ किया हो जिसके बेसिस पे इनको इनविटेशन दिया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनको इनवाइट किया गया था, इन्होंने जो भी अपने एक्टिविटीज़ वगैरह की थी साउथ अफ्रीका में, उसके बिहाफ पे। चले, अब यहाँ पर बाकी सब लोगों ने भी अपनी बातचीत रखी। अब जब गांधी जी को बोलने का वक्त आया तो गांधी जी ने फिर यहाँ पर जो स्पीच थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है, और उस स्पीच से हमको गांधी जी का फिर आगे का जो विजन है उसके बारे में पता चलता है। इन्होंने वहाँ पे जो बैठे हुए आपके इलीट थे, वहाँ पे जो बड़े लोग बैठे हुए थे, जो आपके काफ़ी पैसे वाले लोग थे, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपके रिच किस्म के लोग थे, उन लोगों पे इन्होंने एक तो ये बोला कि ये लोग आपके देश में जो मजदूर और गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता। पहली बात इन्होंने ये कही। इसके बाद इन्होंने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओपनिंग है वो अपने आप में एक बहुत गॉर्जियस शो है, अच्छी बात है, मगर उन्होंने साथ ही साथ ये बोला कि मुझे इस बात पे चिंता हो रही है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे रिच नोबल मैन है, सब बढ़िया खाने कमाने वाले लोग हैं, अच्छे इन लोगों के पास में प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीज़ें, और यहाँ पर वो जो मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस हैं, जो हजारों की लाखों की तादाद में जो गरीब हिंदुस्तानी है, जो असली हिंदुस्तानी है, वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मुझे वो लोग यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रहे। आगे ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का तब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हिंदुस्तान के लिए तब तक कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले जब तक आपसे मतलब क्या, अमीर लोग जो हैं अपने आप को, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति वगैरह है, उससे स्ट्रिप नहीं करते, अपनी ज्वेलरी वगैरह से स्ट्रिप नहीं करते, यानी कि आपके पास जो भी धन वगैरह है वो आप खुद जो है अपनी इच्छा से निकालते नहीं हो, एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इन इंडिया, और उसको अपने देश के जो दूसरे आपके फेलो कंट्रीमैन उनकी भलाई में आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक हिंदुस्तान का कोई भला नहीं होने वाला। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस इफ वी टेक अवे फ्रॉम पीजेंट्स ऑलमोस्ट द वोल ऑफ रिजल्ट ऑफ देयर लेबर। तो हम लोग यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी खुद की सरकार चाहिए और बाकी सारी चीजें, इस सब का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे किसान जितना बनाते हैं लगभग उसका सारा का सारा जो हिस्सा है हम लोग टैक्स के नाम पर उससे ले लेते हैं। हमारा सेल्वेशन, हमारी मुक्ति तभी आएगी, हमारी मुक्ति किसानों से ही आ सकती है, और इसके अलावा कोई और हमारी मुक्ति नहीं ला सकता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई अमीर या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई लॉयर हमें मुक्ति दिला देगा, हमें आज़ादी दिला देगा, हमारी चीज़ें जिंदगियां ठीक कर देगा, तो ये नहीं होने वाला। अगर आपको सेल्वेशन चाहिए है तो उसके लिए आपको किसानों के पास ही जाना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि किसान जो है इस देश की मेजॉरिटी हैं। इस तरह से गांधी जी ने अपनी जो स्पीच है इसको जो है सामने रखा। अब ये जो स्पीच थी, ये बीएचयू की जो ओपनिंग में इन्होंने जो स्पीच दी थी, गांधी जी ने यहाँ पर, बाकी सारे लोग अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर गांधी जी ने सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन यानी अपना खुद का कंधा या पीठ ठोकने की जगह उन्होंने लोगों को बाकायदा रिमाइंड किया कि भाई यहाँ पर जो पीजेंट और वर्कर्स हैं, जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी हैं, वो अभी भी आपकी ऑडियंस में अनरिप्रेजेंटेड हैं, और जब तक इन लोगों को आप नेशनल मूवमेंट में लेकर नहीं आओगे, मैटर्स को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, चीज़ें उस तरीके से नहीं चलेंगी जिस तरीके से आप चलाना चाह रहे हो। तो ये सारी बातें उन्होंने इस ओपनिंग स्पीच में जो है कह दी। इसके अलावा गांधी जी ने बेसिकली जो बात कही थी, अगर आप इसको घुमाकर देखो, 1916 की स्पीच में गांधी जी ने जो बात कही थी वो बेसिकली कुल मिलाकर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी हकीकत थी जो लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे या जिसको शब्दों में क्रमबद्ध नहीं कर रहे थे, और वो ये था कि हिंदुस्तान में अब तक जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की बात थी, जब तक ये स्पीच दी जा रही है तब तक की बात कर रहा हूं, वो एक इलीट फेनोमेनन है, यानी कि
वो बड़े लोगों का शौक है। जैसे बड़े लोगों को कभी शिकार का शौक लगता है, कभी वो म्यूजिक सुनने लगते हैं, कभी फिल्म दिखाते हैं, कभी कोई नाटक वाटक सुन लेते हैं। तो उस तरीके के जो शौक होते हैं या उस तरीके के जो फेनोमेनन्स होते हैं, नेशनलिज्म भी 1916 में बीएचयू की स्पीच तक एक इलीट फेनोमेनन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि बड़े लोगों के शौक हैं, कभी मन किया तो चले आए, कभी मन नहीं किया तो चले गए, इस तरीके से। मगर यहां पर साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपनी खुद की एक डिजायर जो थी कि भाई मैं इस देश के गरीब और भूखे और शोषित तबके को जो है नेशनलिज्म में लाना चाहता हूं, जब तक इनको नहीं लाया जाएगा हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। इस चीज को उन्होंने बाकायदा डिजायर, अपनी इस डिजायर को भी जो है सामने रखा और इस तरीके से उन्होंने एक बेसिकली एक रूपरेखा दे दी कि आगे वो क्या चाहते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस चलता है। अब इन्होंने जो बात कही थी कि वो अपने ये गरीबों को भी जो है सब आपका मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं और नेशनलिज्म में जो है इनको भी एक भागीदार बनाना चाहते हैं। अभी तक तो सिर्फ बात नहीं थी, आपका जो बातें की गई थी आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मगर अब उसको जो है एक्शन में लाने का या प्रैक्टिस में लाने का भी एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी गांधी जी को मिली। 1916 में लखनऊ का सेशन हुआ। यहां पर चंपारण बिहार से एक किसान आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। उसने आकर इनको बताया वहां पे अंग्रेज इंडिगो प्लांटर्स किस तरीके का कहर जो है वहां के किसानों पे बरपा रहे हैं, तो आप चल के हमारी मदद करिए और उस हार्श ट्रीटमेंट से हमें मुक्ति दिलाइए। तो यहां से गांधी जी को पहली बार एक मौका मिला अपने शब्दों को, अपने विचारों को मूर्त रूप देने का और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए काम करने का। कैसे उन्होंने सारी चीज को किया उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और यहीं से जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है द मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन वो शुरू होता है। तो जब गांधी जी को पता चलता है कि किस तरीके की परिस्थितियां या किस तरीके का जो माहौल है वो चंपारण बिहार में बना हुआ है, तो फिर वो किसानों की मदद के लिए वहाँ पर गए और 1917 का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने चंपारण में ही बिताया और वो वहाँ पर दो चीज़ों के लिए लगे रहे। पहला तो किसान जो हैं उनके लिए सिक्योरिटी और टेनर की भाई आप उनकी ज़मीनें उनसे नहीं छीन सकते और आप उनके ऊपर अनशन जो है अत्याचार नहीं कर सकते और टैक्स वगैरह हर कुछ नहीं लगा सकते। दूसरा, उनके पास फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस होना चाहिए, मतलब वो जिस तरीके का चाहें उस तरीके का क्रॉप लगाएं और जिस तरीके का क्रॉप चाहें उस तरीके का क्रॉप वो उगाएं, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। 1917 में इसमें इस चीज़ को उन्होंने करवा दिया। चंपारण में उनकी जो ये पर्टिकुलर आंदोलन था इसमें सफलता मिली। उसके बाद में 1918 में ये दो पर्टिकुलर मूवमेंट्स में और इन्वॉल्व हुए। एक तो उनके खुद के होम स्टेट का मूवमेंट था गुजरात का, और दोनों के दोनों मूवमेंट जो थे उनके होम स्टेट में थे। ये दो मूवमेंट्स किए और दोनों के दोनों उनके गुजरात का जो होम स्टेट था उसमें किए। सबसे पहला एक लेबर डिस्प्यूट था अहमदाबाद का, उसमें वो जाके इंटरफेयर करते हैं, वहाँ पर अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक्स वगैरह करवाते हैं। वहाँ पे जो आपका टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर्स थे और ओनर्स थे जो थे उनके बीच में समझौता करवाते हैं वर्किंग कंडीशंस और बोनस और इन सारी चीज़ों को लेकर। उसके बाद में खेड़ा करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर वो किसानों की मदद करने के लिए जाते हैं। अकाल पड़ गया था वहाँ पर और उसके बाद में भी अंग्रेज जो है वहाँ पर टैक्स वगैरह वसूल रहे थे। किसान ये बोल रहे थे कि इस साल का टैक्स रहने दें और अगले साल का थोड़ा सा कम करें। इस बात को लेकर फिर खेड़ा में भी जो है काफ़ी बड़ा मूवमेंट वगैरह खड़ा किया, उसमें भी गांधी जी ने काफ़ी बड़ा योगदान किया था। तो कुल मिला के जो तीन मूवमेंट्स है, चंपारण का, अहमदाबाद का और खेड़ा का, इसके चलते गांधी जी जो है एक नेशनलिस्ट के तौर पर निकल कर आते हैं, जिनके बारे में समझ में आता है कि उनको गरीबों के साथ में बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। मगर यहाँ पर एक बात जो अपने को देखने वाली है वो ये है कि ये सारी की सारी जो स्ट्रगल्स थी वो लोकलाइज थी। लोकलाइज का मतलब ये है ये सारी की सारी स्ट्रगल्स एक सर्टेन इलाके तक जो है कन्फाइंड थी, इससे पूरे देश पे असर नहीं पड़ रहा था। अब एक ऐसा मोमेंट जिसके चलते या फिर एक ऐसा इशू जिसके चलते गांधी जी जो हैं अपने जो विचारों को, नेशनल मूवमेंट को बड़े लेवल पर लेकर गए, ऑल इंडिया लेवल पर लेकर गए, वो उनको मिलता है और उसको 1919 के आसपास, और इसका नाम है द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। फिर रोलेट एक्ट के बेसिस पर किस तरीके से रोलेट सत्याग्रह शुरू हुआ और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वो देखेंगे। 1914 से 18 के बीच में जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अंग्रेजों ने कानून पास किया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके तहत काफ़ी सारी इस तरीके के नियम कायदे पास किए थे जो जनरली आम टाइम पीरियड जब आपका शांति काल चलता है उस वक्त में नहीं होते। जैसे सेंसरशिप लगा दी गई थी प्रेस के ऊपर और आपका डिटेंशन विदाउट ट्रायल कर दिया गया था, यानी कि किसी को आप जेल में डाल सकते हो, उस पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं और उसको वहाँ पे उसको जो है सड़ाते रहो। इसी तरीके से आप अगर कोई न्यूज़पेपर ऐसी कोई बात लिख रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उस न्यूज़पेपर को बंद करवा दो या फिर आप उसे मजबूर करो कि वो उस तरीके की चीज़ें ना छापें। ये सारी की सारी चीज़ें कानून में थी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद में फिर अब कायदे से ये कानून हट जाना चाहिए था, मगर अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर ये कानून हटाया तो फिर ये जो इतना हम लोगों ने इफेक्टिवली इन लोगों को दबा लिया है ये सारी की सारी चीज़ें रह जाएंगी। इनको दबाने के लिए ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कानून है वो बड़ा अच्छा कानून है। तो फिर इन्होंने उसको एक नया जामा पहनाया, इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह किए और एक वही बात है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी
थोड़ा बहुत उसके जैसे बाल काट दिए, उसकी दाढ़ी बना दी, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर दिए, तो वो थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, मगर इंसान तो वही रहता है। इसी तरह से इस कानून में कुछ थोड़े बहुत बदलाव वगैरह किए गए। एक कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे, जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलेट, और इस कानून को जो है लागू किया गया ताकि वॉर टाइम में जिस तरीके की परिस्थितियां अंग्रेजों ने बना रखी थी, लगभग उसी तरीके से वो हिंदुस्तानियों पर निरंकुश तरीके से शासन करते रहे। तो इस कानून का नाम, इनके नाम पर, सिडनी रोलेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस कानून को मॉडिफाई कर अडॉप्ट किया गया था, उसके नाम पर पड़ा रोलेट एक्ट। अब गांधी जी ने जब इसके प्रावधानों को पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने फिर रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में पूरे देश में जो है कंट्री वाइड कैंपेन की शुरुआत करी, और यहीं से रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह जो है वो शुरू होता है। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के जो इलाके हैं, गांधी जी ने जब कॉल दिया कि रोलेट सत्याग्रह करेंगे रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो उसके बाद पूरे देश में, नॉर्थ और वेस्ट में खास तौर पे, पूरे टाउन्स और सिटीज जो थे वो स्टैंड स्टिल पर आ गए। बंद का जो कॉल दिया था गांधी जी ने, उसके रिस्पॉन्स में सारी की सारी दुकानें बंद थी, सारे के सारे आपके स्कूल जो थे वो क्लोज थे, और यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हो रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे थे, लगभग हर जगह हो रहे थे। खासतौर पे पंजाब में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सीवियर तरीके से जो है प्रोटेस्ट वगैरह होते हुए दिख रहे थे। पंजाब में ही इतनी ज्यादा मात्रा में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसकी वजह यह थी कि पंजाब से बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं अंग्रेजों की फौज में शामिल होकर अलग अलग फ्रंट्स पर ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए गए हुए थे। अब ये लोग जब ये जंगें लड़कर और जीतकर अंग्रेजों के लिए आए, तो इनका ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस पर्टिकुलर चीज में पंजाबियों ने जो खून बहाया है, उसके बदले में पंजाबियों को या फिर इंडियंस को जो है, फॉर दैट मैटर, अंग्रेज सरकार जो है कुछ इनाम देगी, शायद उनके लिए चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए, देश में कुछ रियायतें दी जाएं, सारी चीजें। इसकी जगह पर उनको मिलता क्या है? रोलेट एक्ट, जिसके तहत आप जिस चाहो उस न्यूज़पेपर को बंद करा दो, जिस आदमी को चाहो उसको उठा के बंद करा दो, और उस पर कोई आप मुकदमा ना चला और उसे जेल में सड़ाते रहो, इस तरीके की चीजें। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है फिर अपना पूरा का पूरा कैंपेन चालू किया ही हुआ था। अब ये पंजाब भी जो है प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे इसी चीज को बढ़ाने, तो रास्ते में इनको अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही साथ पंजाब के जो लोकल आपके कांग्रेसमैन थे, उन सबको भी जेल में डाल दिया गया, और अंग्रेजों ने यहाँ पर अत्याचार और ज्यादा जो है बढ़ा दिए। चीजें बढ़ते 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 बहुत टेंस होती चली गई, और फाइनली एक ब्लडी क्लाइमैक्स पे पहुंचती हैं ये अप्रैल के महीने में अमृतसर 1919 में, जब जलियांवाला बाग में मैसेकर हो जाता है। अब वो जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ उसके बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने अमृतसर में, जलियांवाला बाग था, वहां पर बैसाखी के दिन एक आपकी गैदरिंग वगैरह थी, आपका अनआर्म्ड क्राउड्स वगैरह थे हजारों की संख्या में, उनके ऊपर फायर ओपन करने का ऑर्डर दे दिया। नतीजा ये रहा कि 400 लोग उसमें डेड मारे गए, हजारों जो थे इंजर्ड हो गए, और इस पूरे के पूरे कांड को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। अब रोलेट एक्ट वगैरह जो ये पूरा का पूरा, जब ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, इसने देश को एकदम स्टन करके रख दिया, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अंग्रेज इस तरीके की ब्रुटैलिटीज भी कर सकते हैं, या फिर इस लेवल तक जो है वो गिर सकते हैं, इस लेवल तक जो है आपको अंग्रेजों की तरफ से हिंसा और दमन और ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। खैर उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई, और एक बात इंश्योर हो गई, गांधी जी ने भी इस बात को कहा और बाद में इतिहासकारों ने भी इसको माना कि अब अंग्रेजों के साथ रहना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब अंग्रेजों से कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता। जलियांवाला बाग आखिरी कील थी उस ताबूत में, जो ताबूत में उस एक्सपेक्टेशंस की लाश पड़ी हुई थी कि अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जलियांवाला बाग के बाद में क्लियर हो गया कि अब अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों का एक साथ या फिर एका जो है वो नहीं हो सकता। कई लोग ये भी मानते हैं जनरल डायर की एक्टिविटी ही वो पॉइंट था जिसके बाद में डिसाइसिव पुश जो है फ्रीडम मूवमेंट को यहाँ से मिलता है। खैर, अब रोलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग और ये सारी चीजें जब हुई, तो इसके बाद इसने जो है गांधी जी को एक सही मायनों में एक नेशनल लीडर बना दिया, और ये काफी सक्सेसफुल था। इससे अंग्रेजों को जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। पंजाब और बाकी जगहों पे जिस तरीके की चीजें हो रही थी, अंग्रेजों के जो रिस्पॉन्सेज निकल कर आ रहे थे, उससे समझ में आता था कि अंग्रेज जो है डरे हुए हैं, अंग्रेज जो है इस पर्टिकुलर चीज से काफी ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ा। तो अब जब ये सक्सेस इनको यहाँ पर मिली, तो उसके बाद में आपका रोलेट एक्ट की सक्सेस के से आपका वशीभूत होकर, उन्होंने मोटिवेट होकर, उन्होंने फाइनली एक और कैंपेन की शुरुआत करी जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके तहत उन्होंने ये बोला कि हर वो हिंदुस्तानी जो चाहता है कि कोलोनियलिज्म खत्म हो जाए, अंग्रेजों का राज खत्म हो, वो इनके चलाए हुए स्कूल, कॉलेज और लॉ कोर्ट्स को अटेंड करना बंद कर दे, और इनको किसी भी तरीके का टैक्स वगैरह जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। आपने अंग्रेजों के साथ में जितने भी तरीके का वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि आप अपनी मर्जी से जो अंग्रेजों के साथ में किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हो, सारी चीजें बंद कर दो, और इनके साथ में
हर तरीके का कॉपरेशन जो है खत्म कर दो, इनसे हाथ नहीं उठाना, इनसे लड़ना नहीं, इन्हें गाली नहीं बकना, कोई बुरी बात नहीं करना, बस अब इनके साथ में कोई कॉपरेशन या फिर कोई सहयोग नहीं करेंगे। और इस तरह से हम लोग बिना इनकी हेल्प किए इस देश को चलाना इनके लिए इम्पॉसिबल कर देंगे, हमारे बिना ये देश चल नहीं सकता और हम अंग्रेजों की मदद अब करने नहीं वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग वी विल मेक देम इम्पॉसिबल टू रूल जस्ट बाय नॉन कोऑपरेटिंग। इस तरीके से गांधी जी ने एक थॉट प्रोसेस रखा सामने। इनफैक्ट इसके लिए बोला भी था कि अगर नॉन कोऑपरेशन को इफेक्टिवली कैरी आउट किया तो हिंदुस्तान को 1 साल के अंदर अंदर जो है स्वराज मिल जाएगा और समाज के दूसरे तबकों को भी जो है इसमें शामिल किया जा सके, मुस्लिम्स वगैरह जो है इनको भी जो है इस पर्टिकुलर चीज का हिस्सा बनाया जा सके, इफेक्टिवली वो स्ट्रगल को ज्वाइन करें। इसके चलते गांधी जी ने एक और मूवमेंट उस वक्त का चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, उसके साथ में भी हाथ मिलाए और खिलाफत मूवमेंट में हाथ मिलाने के बाद उनके लीडर्स को भी वो अपने साथ लेकर आए ताकि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर्स भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में सामने आए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए और के सपोर्ट में आए और ये मूवमेंट जो है इसको ब्रॉड बेस मिल सके। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट की कहानी यह है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था उस वक्त जो तुर्की हुआ करता था और तुर्की का एक काफ़ी बड़ा अंपायर हुआ करता था जिसको बोला जाता था ऑटोमन अंपायर। तो ऑटोमन अंपायर ने इंग्लैंड के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ जो है वॉर में हिस्सा लिया और अल्टीमेटली वो हार गया। अब हारने के बाद में ऑब्वियस सी बात है जो जीता है वो हारने वाले को छोड़ तो देगा नहीं, तो तुर्की के ऊपर फिर काफ़ी सारी इस तरीके की शर्तें लगाई गई जिससे तुर्की की हालत जो है ख़राब होने वाली थी। ऑटोमन अंपायर जो है उसकी हालत ख़राब होने वाली थी, उसकी जो काफ़ी सारी टेरिटरी वगैरह थी वो उनसे छीन ली गई और जो उनका हेड था जिसको खलीफा बोला जाता है उसकी भी पावर्स वगैरह को कम किया गया या किए जाने का प्रावधान था। अब जो खलीफा था जो वो सिर्फ ऑटोमन अंपायर का रूलर नहीं था, मुस्लिम्स जो पूरी दुनिया के थे वो उसको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप भाई खलीफा के साथ में अच्छा नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी भावनाओं के खिलाफ जाएगा और ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 चीज़ें आप करें, एक तो खलीफा के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी शर्तें ना लगाएं, दूसरा खलीफा को इतनी एरिया दें कि इतना एरिया उनके कंट्रोल में रहे कि मतलब उनकी बेइज्जती ना हो। दूसरा ये कि जो हमारे मुस्लिम होली रिलीजियस प्लेसेस वगैरह हैं उनके ऊपर खलीफा के पास में कंट्रोल होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने कुछ सुना तो सुना नहीं क्योंकि वो जीत गए थे ऑब्वियस सी बात है, तो और उन्होंने फिर जो है अपना जो भी करना था खलीफा के साथ में वो सारी चीज़ें कर दी। तो उसके रिस्पांस में फिर इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें खिलाफत मूवमेंट, जिसको खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है, जिसमें 2 आपके लीडर्स थे, एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। इन लोगों ने काफ़ी सारी डिमांड्स वगैरह करी थी कि जो आपके मुस्लिम सुल्तान हैं या फिर जो खलीफा हैं इनके पास में मुस्लिम होली साइट्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में उनको टेरिटरी आपको देनी पड़ेगी ताकि मतलब वो कुल मिला के आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके की बात थी। इसको लेके फिर काफ़ी बड़ा मूवमेंट वगैरह चला था। गांधी जी ने यह सोचा कि अगर इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है फिर इस मूवमेंट के साथ में हाथ मिलाया तो जो एक बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम मासेस वगैरह हैं वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में आकर जुड़ेंगे और इससे आपका मासेस वगैरह जो हैं वो काफ़ी मास सपोर्ट जो है पूरे मूवमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी के चलते फिर उन्होंने अल्टीमेट, और साथ ही साथ एक बात और होगी कि दो आपकी जो मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, लार्जेस्ट मेजोरिटी और सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी जो हैं वो एक दूसरे के साथ में आएंगे और इससे कॉलोनियल रूल को खत्म करने की तरफ में ज़्यादा डिसाइसिवली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ में हाथ मिलाया और उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से पूरे के पूरे मूवमेंट को वो आगे लेकर चले। इसके तहत उन्होंने ये बोला स्टूडेंट्स वगैरह से कि भैया अपना स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दें। लॉयर्स वगैरह जो थे आपका उन्होंने इसके इफेक्ट्स वगैरह के चलते कोर्ट जाना बंद कर दिया। वर्कर्स वगैरह जो थे स्ट्राइक वगैरह पे चले गए और काफ़ी बड़े लेवल पर जो है स्ट्राइक्स वगैरह के चलते आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह में नुकसान हुआ है। तो इसका इफेक्ट या फिर आप इस इम्पैक्ट बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिलता है। हिल ट्राइब्स वगैरह जो थी नॉर्थ आंध्र प्रदेश में उन्होंने आपका फॉरेस्ट लॉज वगैरह को वायलेट किया था। अवध में जो फार्मर्स वगैरह थे वो टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे थे। कुमाऊं रीजन के जो आपके लोग वगैरह थे उन्होंने आपके अंग्रेज ऑफिसर्स वगैरह के काम करना ऑल टुगेदर ही बंद कर दिए थे। अब ये सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं आपको एक बात और समझ में आ रही थी कि नेशनल लीडरशिप ने जिस तरीके की बातें कही गई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पूरे मूवमेंट में, कई बार आप उन चीजों को मानते थे, कई बार आप उन चीजों के खिलाफ भी जाते थे और कहीं ना कहीं आप अपने खुद के जो वर्जन्स वगैरह थे, आप अपनी खुद की जो चीजें थी वो इसमें मिला लेते थे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको ऊपर से या फिर आपकी लीडरशिप की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे मूवमेंट ने अंग्रेजों को जो है बड़े लेवल पर हिलाया और उनके ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा रहा था। क्या इंपैक्ट था उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे।
अब ये जो पूरा का पूरा मोमेंट था, इसके थोड़ा सा इफेक्ट्स के बारे में बातचीत हम लोगों को करनी है कि इस पूरे मोमेंट के जो हैं बेसिकली आपके इंडियन सोसाइटी के ऊपर किस तरीके के इफेक्ट पड़े और इसने गांधी जी की पोजीशन को किस तरीके से जो है अफेक्ट किया। तो गांधी जी के अमेरिकन बायोग्राफर थे, एक बायोग्राफर थे जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, उनका नाम था लुइस फिशर। उनका कहना ये था कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये गांधी जी की और हिंदुस्तान की ज़िंदगी में एक नई शाम, एक नई सुबह, एक नया एपक लेकर आया था। ये ऑल टुगेदर जो है एक नई तरीके की जो है आप क्रांति कह सकते हैं, नई तरीके की जो है स्फूर्ति लेकर आया था। इस मोमेंट ने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने अंग्रेज़ों को 1857 के बाद पहली बार उनकी जड़ों तक हिला के रख दिया। साथ ही साथ इसने लोगों के मन में भी दो चीज़ें डाली। पहला तो ये कि अपने अंदर आपको जो है सेल्फ डिसिप्लिन, रिनसिएशन, डिनाइल, इन सारी चीज़ों को लेकर आना है। इसके अलावा आपको ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लोगों को तैयार कर रहा था सेल्फ रूल के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी आज़ादी आ जाएगी तो फिर आपके मन में जो आएगा वो करोगे। आज़ादी के बाद में भी कोई ना कोई सरकार बनेगी, कोई ना कोई आपके ऊपर शासन व्यवस्था रहेगी, तो उसके साथ में कैसे अपने को चलना है, उस पर्टिकुलर चीज़ की भी जो है एक तरीके से ट्रेनिंग आपको यहाँ पर गांधी जी के द्वारा या गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसके द्वारा दी जा रही थी। अब ये मोमेंट अच्छा शुरू हो गया था और लोगों को लग रहा था कि इसका जो है बहुत प्रोफाउंड असर पड़ने वाला है, या फिर एक लंबे वक्त तक ये मोमेंट जो है चलेगा और अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी आने वाली है। मगर फिर बीच में एक घटना हो गई। फरवरी 1922 में गोरखपुर शहर जो है आज का, वहाँ पर एक गांव पड़ता है चौरा चौरी। वहाँ पर लोगों के ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया और उसमें कुछ लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आईं और गांव में ये खबर फैल गई कि पुलिस वालों के लाठीचार्ज में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है या फिर मौत हो गई है। इसके बाद में गाँव वाले फिर उस पुलिस स्टेशन के चारों तरफ इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हुआ, काफ़ी प्रदर्शन वगैरह हुआ और अल्टीमेटली गाँव वालों ने चौरा चौरी के उस पुलिस स्टेशन को उठाकर आग लगा दी। इसमें लगभग 22 के करीब पुलिस वाले जो हैं जिंदा जला के मार दिए गए थे। और यहां से फिर जो है पूरे देश में जब ये खबर फैली तो एक वायलेंस का माहौल बनने लगा। अंग्रेजों के हाथ में भी एक एक्सक्यूज आ गया कि भाई आपका जो ये सो कॉल्ड नॉन वायलेंस मूवमेंट चल रहा है, इसमें तो देखिए हिंसा हो रही है, अब हमको एक्शन लेना पड़ेगा, हमको क्रैकडाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस पर फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है लोगों के साथ में बुरा कर रहे हैं। और लोग भी जो है तैयार हो गए इस पर्टिकुलर घटना के बाद में कि अगर सरकार ने हमारे खिलाफ कुछ किया तो हम भी जो है प्रति हिंसा करेंगे। तो कुल मिला के जो सारा का सारा एक माहौल खराब हुआ उसके चलते, या फिर यूं बोलूं कि इस एक्ट ऑफ वायलेंस के चलते गांधी जी को फिर आपका पूरा का पूरा जो मोमेंट है उसको विड्रॉ करना पड़ा, उनको पूरा का पूरा मोमेंट जो है वो वापस लेना पड़ा। अब हालांकि ये मोमेंट उन्होंने वापस लिया ये बोलते हुए कि भाई अभी लोग जो हैं नॉन वायलेंस का पूरा मतलब समझे नहीं है, तैयार नहीं है, मगर फिर भी इसका असर या फिर इसका इंपैक्ट जो है आपको काफी हद तक देखने के लिए मिला। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आपका चला था तो हजारों की संख्या में जो है हिंदुस्तानियों को जेल में डाला गया था। जब गांधी जी ने अपना मोमेंट वापस ले लिया उसके कुछ वक्त के बाद में उनको खुद भी जो है मार्च 1922 में अरेस्ट किया गया और सेडिशन का चार्ज लगाकर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको 6 साल के लिए इंप्रिजनमेंट दिया गया, 6 साल के लिए उनको जेल की सजा दी गई। अब जब ये जेल की सजा उनको 6 साल के लिए दी जा रही थी तब आपका जो जज था जिसने फैसला सुनाया था उसका नाम था जज ब्रूमफील्ड। उस बंदे ने जजमेंट देते हुए एक बात कही थी, इफ कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड एंड रिलीज यू, नो वन विल बी बेटर प्लीज देन आई। इसका मतलब यह है कि अगर आगे आने वाली परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि भारत की सरकार जो है आपको आपका ये जो 6 साल की सजा दी गई है इसका टर्म पूरा होने के पहले पहले अगर रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को ये सुनकर नहीं होगी। तो यहाँ ये जो व्यक्ति है जो इनको 6 साल की सजा दे रहा है, जो जज है, वो भी पर्टिकुलरली गांधी जी की पर्सनालिटी से कितना ज्यादा अफेक्टेड था अपने को यहां से समझ में आता है। चले, तो कुल मिला के 1916 में गांधी जी ने एक स्पीच दी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि भाई नेशनलिज्म एक एलीट फेनोमेनन है और हिंदुस्तान में अगर आप सेल्वेशन चाहते हो तो आपको हिंदुस्तान की गरीब जनता के पास में, उसके किसानों के पास में, उसके मजदूरों के पास में जाना पड़ेगा। 1916 से 1922 लगभग आपके 6 साल निकल चुके हैं और इन 6 सालों में गांधी जी ने अपने इस प्रॉमिस को रखा, अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया। बाय 1922 गांधी जी ने नेशनलिज्म जो था पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। जहां 1916 में ये अपने आप में एलीट फेनोमेनन के तौर पर था, वो लोग जो काफी पैसे वाले थे, मौज मस्ती करते थे, जिंदगी बढ़िया जीते थे, कभी टाइम पास के लिए वो नेशनलिज्म भी कर लिया करते थे या एक्टिविज्म भी कर लिया करते थे, वहां से उन्होंने इसको एक फुल टाइम जो है ड्यूटी बना दिया और बड़ी मात्रा में इसमें हिंदुस्तानी गरीब और दबे कुचले और शोषित वर्ग के जो लोग हैं
उनको जो है इसमें शामिल किया, और जो उन्होंने 1916 में अपनी स्पीच में प्रॉमिस किया था उस पर्टिकुलर चीज़ को रिडीम किया। अब इंडियन नेशनलिज्म एक एलीट फेनोमेनन नहीं था, ये प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स का मोमेंट नहीं था, मगर इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में आपके किसान, आपके आर्टिसंस यानी आपके काश्तकार और आपके वर्कर्स वगैरह जो हैं शामिल थे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो ये मोमेंट परमानेंटली अब मासेस की तरफ में डिफ्लेक्ट हो गया था। गांधी जी को कई लोग अभी तक जो हैं एक सिर्फ नेशनल लीडर के तौर पर या फिर एक बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के तौर पर नहीं लेते थे, वो उनको कई लोग अब पुण्य आत्मा के तौर पे मानने लगे थे। तो कई लोग अब गांधी जी को जो है महात्मा के नाम से जो है बुलाने लगे थे। अब कोई ऐसा ऑफिशियल टर्म नहीं था कि आपको गांधी जी को महात्मा बोलना है, मगर इज्जत में, रिस्पेक्ट में गांधी जी के लिए महात्मा शब्द जो है वो इस्तेमाल होने लगा था। कई लोग बापू भी कहा करते थे। अब गांधी जी को जो चीजें सबसे ज्यादा अलग खड़ा करती हैं या जिन रीजंस के कारण गांधी जी को ये लोग अप्रिशिएट किया करते थे, उसमें सबसे बड़ी वजह थी कि गांधी जी उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह रहते थे और उन्हीं की भाषा में बात करते थे। बहुत बड़ी बात है, उस वक्त में जो लीडर्स वगैरह थे जनरली अंग्रेजी में अपने भाषण वगैरह दिया करते थे। हिंदुस्तान की अब कितनी बड़ा पैराडॉक्स है कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी जो है जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है और अब अंग्रेजी में भाषणबाजी कर रहे हैं उनके सामने, तो कितने लोग समझेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। कई लोग तो ये भी बोलते थे ये भाषणबाजी अंग्रेजी में इसलिए की जाती थी ताकि अंग्रेजों को इंप्रेस किया जा सके या अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके या प्रभाव डाला जा सके। उसकी जगह पे एक लीडर ऐसा आया है जो भारत वासियों से भारतवासियों की भाषा में बात करता है, वो मासेस के साथ में कनेक्ट कर पाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके कारण गांधी जी बाकी सारे लोगों के साथ में से थोड़ा सा अलग दिखते थे। ये एक ऐसे लीडर नहीं थे जो सिर्फ उनसे बोलते थे कि मुझे आपके प्रति सांत्वना है, बल्कि वो उनके साथ में एम्फेसाइज करते थे और आइडेंटिफाई करते थे। जिस तरीके से ये लोग रहते थे उसी तरह से गांधी जी रहते थे। तो गांधी जी ऐसा नहीं था कि अलग से कहीं चमकते हुए अवतार की तरह दिखते थे। उनको लगता था कि ये व्यक्ति तो हमारे बीच में से गया है, ये व्यक्ति तो हमारे जैसा है, हमारे जैसी बुरी स्थितियों में रहता है, खद्दर पहनता है और सारी चीजें हैं। तो उसके चलते गांधी जी के ऊपर एक विश्वास या उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो गजब की बढ़ती चली गई। अब उनकी जो ड्रेसिंग सेंस था ये पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन कि भाई मैं आप ही लोगों में से हूं, या आइडेंटिफिकेशन की ड्रेस में खास तौर पे जो है आपको समझ में आता था। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा से गांधी जी इसी तरह से रहा करते थे जैसे आपको इसमें दिख रहे हैं। ये पर्टिकुलर आपका जो उन्होंने अपना वेशभूषा बनाई थी इसके पीछे भी एक वजह है या कहानी है, वो देखते हैं। 1921 की बात है, गांधी जी साउथ इंडिया की टूर पर थे। यहां पर उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को देखा जिसकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी और वो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे थोड़ा सा कपड़ा पहन के अपने शरीर को जो है ढक पा रहा था, खाने को कुछ नहीं था, परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। उस दिन गांधी जी ने फिर प्रण लिया कि भाई जब तक मैं इन लोगों के लिए, अगर मैं इन लोगों के लिए काम करना और इन लोगों की परिस्थितियां ठीक नहीं है और मैं बढ़िया तरीके से कपड़े वपड़े पहन के सूट बूट पहन के जी रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, इन लोगों की परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो फिर मुझे भी इन्हीं की तरह रहना चाहिए जब तक इनकी या तो परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाती हैं या फिर हमेशा के लिए। तो यहां से फिर गांधी जी ने प्रण लिया कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, जिन गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं गरीबों की तरह रहेंगे। यहां से गांधी जी ने फिर अपना सर मुंडवाया और एक धोती जो लॉइन क्लोथ होता है सिर्फ आपके बॉडी के लोअर पोर्शन को ढकने के लिए, वो पहनना शुरू कर दिया। सर्दियों में ऊपर से एक जो है कंबल ले लिया करते हैं, तो उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक जिए वो ऐसे ही रहे। अब ये जो एक नया आपका अपीयरेंस था, बाकी सारी चीजें जो आप पुअर्स के साथ में या गरीब से गरीब जो आपका तबका है उसके साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए तो यूज कर ही रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि ये एक और बात बताता है कि गांधी जी को मटेरियलिज्म नहीं है, वो अपने लिए धन संपदा और बाकी चीजों की चाह नहीं रखती, उन्होंने तो नहीं रखते, उन्होंने तो अपने कपड़े तक जो है उतार दिए हैं और एकदम नग्न शरीर लेकर बस एक छोटी सी धोती पहनकर और एक हाथ में लाठी लेकर जो है घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं उनके एसेटिज्म को और एब्सेंटिज्म को, यानी कि उनकी आपकी जो पूरी की पूरी कह सकते हैं आप एक साधुवाद था, एक जो दरवेशियत थी उनमें, एक जो आप कह सकते हैं कि एक उनके अंदर एक जो मटेरियलिज्म नहीं था, ये पर्टिकुलर चीज जो आपको समझ में आती है। ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया थी एस्थेटिज्म और एब्सेंटिज्म की तरफ जो है आपको लेकर जाती है। ये क्वालिटीज वगैरह आप जनता बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करती थी क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में आपको इस तरीके के लोग जनरली देखने के लिए मिलते नहीं थे। ही ऑल्सो स्पेंड पार्ट ऑफ हिज ईच डे वर्किंग ऑन चरखा एंड इनकरेज अदर नेशनलिस्ट टू डू लाइकवाइज। अब ये सारी चीजों के अलावा चरखा वगैरह भी जो है आपका दिन में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसके अलावा एक छोटे से हिस्से में वो आपका चरखा चलाया करते थे। अब ये चरखा चलाने और साथ ही साथ वो दूसरों से भी कहते थे कि आप ये चरखा चलाओ। इसकी वजह यह है कि गांधी जी चरखा चलाकर एक आपका जो कास्ट, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम की बाउंड्रीज थी उनको बेसिकली वो तोड़ने का जो है आपका एग्जाम दे रहे थे कि भाई चरखा चलाना जो है ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो है सब लोगों को चलाना चाहिए। और इससे आपको कहीं ना कहीं एक संदेश भी जा रहा है कि मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर जो है वो कितना मुश्किल काम है और इसलिए आपको लेबर्स का सम्मान करना चाहिए। आपको किसी को कास्ट के बेसिस पर जो है इस तरीके से
डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ में चल रही थी। अब फिर वही बात कि यहाँ से जैसे जैसे लीडर की पॉपुलैरिटी बनती है तो उसके साथ में उसके कल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो गांधी जी को फिर कई सारे नामों से जाने जाने लगा, गांधी बाबा कहलाने लगे, गांधी महाराज, या सिंपली महात्मा, या कई लोग जो है उनको बापू के नाम से भी जो है जानने लगे। अब जनता यहाँ पर इनको सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं देख रही थी, खासतौर पर किसानों की अगर बात की जाए, इंडियन पीजेंट जो हैं वो इनको एक संत के तौर पर, एक सेवियर, एक मसीहा के तौर पर देखने लगे थे, जो इनको हाई टैक्सेस और ऑप्रेसिव सिस्टम्स या ऑपरेसिव ऑफिशियल्स वगैरह से बचाने के लिए आया है, जो उनकी डिग्निटी को और उनकी ऑटोनॉमी को जो है स्टोर करने वाला है। और खास तौर पे इन्हीं सारी चीजों के चलते कि धोती पहनते हैं, चरखा चलाते हैं, लोगों के साथ में रिलेट कर पाते हैं, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, इसके चलते किसानों में खास तौर पर जो है गांधी जी की एक बहुत जबरदस्त छवि वगैरह बनी हुई थी। और गांधी जी का जिस तरीके का पकड़ थी, गांधी जी का जिस तरीके का आप कह सकते हैं कि कमांड थी, उस तरीके की कमांड आपको किसी और लीडर वगैरह की देखने के लिए नहीं मिलती है। इनफैक्ट ये स्थितियां आ गई थी कि जहां जहां पे गांधी जी जाते थे, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे, वहां पे ऐसे ऐसे र्यूमर फैल जाते थे कि गांधी जी के पास में मिराकुलस पावर्स हैं या फिर दैवीय शक्तियां हैं और इन दैवीय शक्तियों की मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं। कई जगहों पे ये खबर पहुंच गई कि इनको जो है राजा ने भेजा है, यानी कि अंग्रेज राजा ने जो है, इंग्लैंड के जो किंग है उन्होंने भेजा है ताकि वो आपके किसानों की ग्रीवियंसेस को दूर कर सकें, और इनके पास में पावर है कि जो लोकल ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनके रूल्स वगैरह को ओवर रूल कर सकें। ये सच नहीं था, मगर इस तरीके की आपकी अफवाहें वगैरह जो है काफी मात्रा में उड़ाई गई थी। कई जगहों पे ये बताया गया था कि इनकी जो कई जगहों पे ये रूमर्स उड़ाए जाते थे कि इनकी पावर जो है, आपका जो इंग्लिश मोनार्क है उसकी पावर से ज्यादा सुपीरियर है, और इनके अराइवल के साथ में आपके जो कॉलोनियल रूलर्स वगैरह हैं, अब वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट या जिला है वहां से भाग जाएंगे। कई जगहों पर यह भी बताया जाता था कि हर वो लोग जो इनके खिलाफ जाते थे या इनके बारे में बुरा बोलते थे, उनके साथ में बुरा होने लगा था, उनके साथ में कई सारी बुरी घटनाएं घटने लगी थी। इस तरीके के जो है कई सारे आपके रूमर्स वगैरह जो फैलाए जाने लगे थे, और इस तरीके की चीजें जो है, क्योंकि लोग अंधविश्वासों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपका जो रेबल्स एंड द राज वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि रूमर्स वगैरह कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे पूरे के पूरे मूवमेंट को आपका आगे लेकर चलने में। तो वही चीज यहां पर भी हो रही थी, जैसे जैसे रूमर्स फैल रहे थे, गांधी जी का जो कल्ट है वो बढ़ता चला जा रहा था। अब इसी चीज को जो है आप आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें ओवरऑल सम टोटल करते हुए इनको एक पीपल्स लीडर बनाती हैं और उस आयाम पर या उस मुकाम पर लेकर जाती हैं जिस मुकाम पर इस टाइम पीरियड में इनके स्टेचर पे कोई और नेता नहीं आ पाया। वो चीज अपन लोग अब पीपल्स लीडर जो है इस हेडिंग में देखेंगे। अब गांधी जी बेसिकली अगर बाय कास्ट आप देखेंगे तो गांधी जी एक मर्चेंट थे, या फिर वो जो आपकी बनिया कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते थे, और ये तो खैर उनकी कास्ट थी। और अगर आप प्रोफेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एक वकील थे, वो एक लॉयर थे। मगर इन दोनों से हटकर वो एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर क्यों बने, इन सारी चीज़ों को तलाशने में अगर आप चलते हैं तो उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। सबसे पहला तो उनका जो सिंपल ज़िंदगी जीने का तरीका था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। इसके अलावा जो अपने हाथों से वो काम किया करते थे, या उनको जो हाथों से काम करना पसंद था, और वो जो एम्फेसाइज करते, इसके चलते वो साथ ही साथ आपका जो लेबरिंग पुअर है, जो आपका ये जो आपका श्रमिक वर्ग है, आपका जो मजदूर वर्ग है, उसके साथ में वो काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करते थे। अब जब वो उनके साथ में एम्फेसाइज करते थे, जब वो उनके साथ में जुड़ते थे, वो उनके साथ में अपना जुड़ाव महसूस करते थे, तो इसी के फिर प्रतिक्रिया में वो जो आपका मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग था वो भी उनके साथ में जुड़ाव करता था या जुड़ना पसंद करता था। मैक्सिमम पॉलिटिशियंस की अगर इस वक्त में बात की जाए तो वो सिर्फ जो है उन लोगों के साथ बातें करते थे, एक जगह पर खड़े हो जाते थे, एक सर्टेन डिस्टेंस रखते थे और मजदूर वर्ग से और गरीब वर्ग से या श्रमिक वर्ग से आपका बातचीत किया करते थे। मगर गांधी जी उन्हीं के जैसे कपड़े पहन रहे हैं और उनके बीच में जाके बैठ जाते थे, उन्हीं के साथ में जो है उन्हीं की भाषा में बातचीत कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते गांधी जी एक मैग्नेट की तरह हो गए थे, जिसमें ये सारे के सारे लोग ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट होते थे और उनके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ते चले जाते थे। नतीजा ये निकला, गांधी जी की जो मास अपील बनकर तैयार हुई, गांधी जी के एक कॉल पर जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग मोबिलाइज हुए, या उनको उनकी संख्या, उनकी जो आपकी सभाएं होती थी उसमें जिस तरीके की संख्याओं में लोग आया करते थे, उस तरीके की जेन्युइन मास अपील जो है वो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में उसके पहले जो है देखी नहीं गई। बहुत एक मतलब अपने आप में एक अलग तरीके का वो फेनोमेनन हुआ करता था। मगर अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ थी सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही थी कि वो कुछ चीज़ें कि सिर्फ आपने लोगों की तरह कपड़े पहन लिए, उनके साथ आप उनकी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो इसके चलते जो है आपकी मास अपील इतनी ज़्यादा ब्रॉडन हो गई है, इतने सारे लोग आपके साथ में आके जुड़ गए, ऐसा नहीं हुआ था। इसके साथ साथ और भी चीज़ें थी। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस थी, इसमें दो बातें की गई थी। एक तो नेशनलिज्म जो था इसका आधार था, जिसके आधार पर गांधी जी जो है अपने आप को लोगों के साथ जुड़ा करते थे, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये राष्ट्रवाद की जो भावना है इसको बढ़ाते चले जा रहे थे, और इसी के साथ साथ लोगों को नेशनल मूवमेंट में बड़ी संख्या में लाते चले जा रहे थे। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो कांग्रेस की जो ब्रांचेज हैं वो
हिंदुस्तान के छोटे छोटे इलाकों में खोली गई। पहले जो था ये कि आप सिर्फ आपका जो ब्रांचेस वगैरह हैं ये आपने सिर्फ बड़े बड़े शहरों में या ठीक ठाक जिलों में या जिले के हेडक्वार्टर्स में खोल लिया, वो गांव के लेवल तक जो है कांग्रेस को लेकर गए। इसी तरीके से जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे वहां पर अब क्योंकि कांग्रेस वगैरह की जो है सरकार नहीं, कांग्रेस वगैरह को ऑफिसर्स खोलने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो वहां पर इन्होंने प्रजा मंडल्स के नाम से जो है आपके कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए कई सारे ऑफिसर्स वगैरह खोले, नाम दे दिया आपने प्रजा मंडल्स। और यहां प्रिंसली स्टेट्स में फिर जो है राष्ट्रवाद की भावना या नेशनल स्पिरिट जो है उसको बढ़ाने में मदद करी, उसको यहां पे पहुंचाने में लोगों के बीच में काफी हद तक जो है योगदान वगैरह दिया। इसके अलावा गांधी जी ने यह भी बोला कि जितने भी आपके लीडर्स हैं कांग्रेस में, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस जगह के लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, भाई उनसे आप उनकी मदर टंग में बात करिए, उनकी मातृभाषा में बात करिए, ना कि इंग्लिश में बात करिए जो रूलर्स की लैंग्वेज है। यह भी एक चीज थी जिसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। बड़े लेवल पर जो आपके लीडर्स थे वो आपकी अपनी उनकी जो लोगों की आपकी लैंग्वेजेस हैं उनमें इनके साथ कम्युनिकेट करने लगे, तो लोगों ने भी और ज्यादा बड़े लेवल पर जुड़ना शुरू किया, क्योंकि समझ में आने लगा कि लीडर क्या क्या रहा है। पहले अंग्रेजी बोलोगे, अंग्रेजी आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, किसी ने कुछ सुना किसी को बताया तो आपने बोला कुछ था और कोई बात जो है मैसेज वगैरह लोगों में पहुंच रही है, वो एक चीज थी। इसके अलावा कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमिटीज हुआ करती थी, जैसे आज अपने स्टेट्स हैं उस वक्त हुआ करते थे प्रोविंस वगैरह, तो प्रोविंसेस में कांग्रेस की जो कमिटीज हुआ करती थी इनको आपने लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है डिजाइन किया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है आपने इनको बनाया था, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में आपका हिंदी भाषा में बात करनी है और हिंदी भाषी लोगों के की आपने लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कांग्रेस कमेटी बनाई है। इसी तरीके से मद्रास क्षेत्र में आपने तमिल भाषी लोगों की जो है लिंग्विस्टिक कमेटी बनाई है। इस तरीके से कांग्रेस की जो आपकी प्रोविंशियल कमिटीज वगैरह हुआ करती थी वो भाषाई आधार पर या भाषाई रीजन्स के आधार पर जो है बनाई जाती थी, ना कि उस आधार पर कि उन आर्टिफिशियल बाउंड्रीज के आधार पर जो अंग्रेजों ने बनाकर अलग अलग आपके प्रांत वगैरह तैयार किए थे। अब ये सारी चीजें जो अडॉप्ट की जा रही थी इसके पहले के लीडर्स ने सोची नहीं थी, और इसके चलते हुआ ये कि नेशनलिज्म भारत के उस कोने तक पहुंच गया जिस कोने तक विकास वगैरह भी पहुंचाने में हमको आजादी के बाद कई साल लग गए, मगर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जो है वहां तक भी पहुंच गई। और समाज के वो सारे ग्रुप जो पहले इस पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा अनटच थे वो लोग भी जो हैं यहां तक वो लोग भी जो है इससे जुड़ पाए, वो लोग भी जो हैं इससे कनेक्ट कर पाए। अब ये टाइम पीरियड आते आते सिर्फ मासेज ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ में आपका सिर्फ मासेज ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो आपका गांधी जी के साथ में अटैच हो रहे थे, साथ ही साथ आपके काफी सारे प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो थे वो भी इनके साथ में आके जुड़ रहे थे, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया था कि अगर वो चाहते हैं कि उनका व्यापार बढ़े तो उसके लिए हिंदुस्तान का आजाद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्रिटिश तो कभी, जब तक आपका अंग्रेज यहाँ पे रूल करेंगे तो अंग्रेज जो आपके बिजनेसेस वगैरह हैं उनके कंपेरिजन में हिंदुस्तानी बिजनेसेस वगैरह के साथ में वो कभी भी आपका आप न्यूट्रलिटी के साथ में पेश नहीं आएंगे, वो निष्पक्षता के साथ में जो है पेश नहीं आएंगे। तो हिंदुस्तान की आजादी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो चाहते हैं कि उनके बिजनेसेस वगैरह बढ़े उनकी खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसी के चलते कई सारे आपके जो बड़े बड़े नेशनल आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते रहे, जैसे जीडी बिरला थे, इस तरीके के लोग जो है वो ओपनली जो है मूवमेंट आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके सपोर्ट में आ गए थे। और इसके अलावा कई सारे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी थे जो मुंह से तो खैर कुछ नहीं बोलते थे, बट टैसिटली यानी कि अपने एक्शंस वगैरह के थ्रू उनके समझ में आता था कि गांधी जी के सपोर्ट में, क्योंकि आपका कभी आपने उनको लाइक पैसे वगैरह डोनेट कर दिए, कभी आपने कुछ और तरीके से मदद कर दी, इस तरीके से समझ में आता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो हैं वो गांधी जी के साथ में खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के गांधी जी एक ऐसे लीडर के तौर पर निकल कर आ रहे हैं जिनके जो एडमायरर्स हैं, जिनके जो चाहने वाले या प्रशंसक हैं, उसमें गरीब से गरीब किसान भी शामिल है और अमीर से अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी शामिल है। हालांकि दोनों जो है सपोर्ट आपके अलग अलग रीजंस के कारण कर रहे हैं, मगर आपको इतना दिख रहा है कि एक आदमी में उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है, एक आदमी की तरफ जो है उनका सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। अब हालांकि ये सारी चीजें इनके आइडियाज, इनकी थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी के चारों तरफ घूम रही थी, मगर ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है जिसमें गांधी जी के विचारों पर लोग चले हैं, इसे गांधीयन नेशनलिज्म जो कहा जाता है, इसको लोगों तक ले जाने में इनके गांधी जी के साथ के जो क्लोज आपके वर्कर्स वगैरह थे, जो जुड़े हुए लोग थे, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हुआ यह कि 1917 से 1922 के बीच में गांधी जी के साथ में उनसे उनके विचारों से प्रभावित होकर अलग अलग क्षेत्रों से कई सारे लोग जो हैं बहुत जो टैलेंटेड हिंदुस्तानी थे वो इनके साथ में आकर जुड़ते गए, और गांधी जी उनके साथ में अपनी आइडियोलॉजी जो है उसका प्रचार प्रसार करते चले गए। इसमें काफी प्रोमिनेंट लोग शामिल हैं जिन्होंने फिर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत एंड सी राजगोपालाचारी,
भट्टाचार्य, ये प्रोमिनेंट नाम है। इसके अलावा और भी कई सौ लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान निभाया था और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो इन सब लोगों ने अब किया ये कि ये लोग हिंदुस्तान की अलग अलग रीजन्स और अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन से आते थे। कोई बंगाल से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई पंजाब से था, कोई तमिलनाडु से था, कोई केरल से था, कोई मध्य भारत से था, कोई यूनाइटेड प्रोविंस या उत्तर प्रदेश से था, कोई और नॉर्थ के इलाकों से था, कोई और असम तरफ या ईस्ट से था, कोई गुजरात से था। इन सब लोगों ने गांधी जी, अब क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, अलग अलग धर्मों में मानने वाले, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस के मानने वाले लोग थे, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में गांधी जी के आइडियाज को लेकर गए, लोगों को कांग्रेस की तरफ से जोड़ने में उन्होंने मदद करी और बहुत बड़ी संख्या में काउंटलेस नंबर ऑफ अदर इंडियंस वगैरह को इन्होंने इंस्पायर किया कि गांधी जी के साथ में आके कांग्रेस के साथ में जुड़िए, गांधी जी के विचारों पर या आदर्शों पर चलिए और देश को आजादी के रास्ते पर आप लेकर जाइए। तो ये सारी चीजें जो हैं हो रही थी। अब इस बीच में हमने ये देखा था कि 1922 में गांधी जी ने जब मूवमेंट वगैरह को कॉल ऑफ किया था तो उसके बाद उनको बंद कर दिया गया था और जो जज ने आपका प्रेडिक्शन दिया था वही चीज अल्टीमेटली यहां पर हुई कि 6 साल की सजा गांधी जी को पूरी नहीं काटना पड़ी, उसके पहले ही जो है 2 साल में गांधी जी को प्रिजन से छोड़ दिया गया। फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से मुक्त किया गया और उसकी वजह थी उनकी स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं था और काफी सारी चीजें। तो फरवरी 1924 में जो है गांधी जी को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान न देकर अपना जो अटेंशन है वो 2 चीजों की तरफ लगाया। पहला तो ये कि आपका जो हाथ से बुना गया खद्दर का कपड़ा होता है जिसको हम लोग खादी बोलते हैं, एक तो लोगों के बीच में उसका प्रमोशन करना कि भाई अपने कपड़े वगैरह जो हैं अगर पूरे नहीं बना सकते तो कम से कम उसका एक हिस्सा जो है हाथ से बुनकर अपना चरखे की मदद से खादी वगैरह जो है वो बनाओ। दूसरा इन्होंने जो अपना एक्शन किया वो था अनटचेबिलिटी के ऊपर। अब अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हिंदुस्तान में जो अस्पृश्यता काफी हद तक जो खत्म हो गई है उसके पीछे गांधी जी के योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि 1924 में जेल से आजाद होने के बाद में या जेल से रिहा होने के बाद में आखिर आप इन्हीं चीजों की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप फिर से नेशनल मूवमेंट को भी तो लीड कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि गांधी जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। वो चाहते थे कि ना सिर्फ आपका राजनीति कर अंग्रेजों से आजादी ली जाए बट साथ ही साथ समाज में बदलाव लाया जाए, समाज में उत्थान लाया जाए। और क्योंकि हिंदुस्तानियों को अगर फ्रीडम के लिए वर्दी बनना है तो अपने अंदर के जो सोशल इवल्स है उनसे भी निकलना पड़ेगा। आप अंग्रेजों को बुरा कह सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजों का शासन जो है उसको निष्ठुर कह सकते हैं, बट अपने अंदर की गलतियां भी जो है समझकर उनको दूर करना होगा। चाइल्ड मैरिज हो गई, अनटचेबिलिटी हो गई, इन सारी चीजों को निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं किया गया तो फिर हिंदुस्तानियों को आज़ादी या हिंदुस्तानी जो है आज़ादी मांगने के सही मायनों में आपके लाभार्थी नहीं रहते या फिर वो इसके सही मायनों में आपके कह सकते हैं कि डिजर्विंग बंदे नहीं रह जाते आपका आज़ादी वगैरह के लिए अगर वो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम ना करें। तो ये बहुत सारे रीजंस वगैरह थे जिसके कारण गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म्स की तरफ काम किया। साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि अलग अलग जो रिलीजन के हिंदुस्तानी हैं उनको एक दूसरे के लिए जेन्युइन टॉलरेंस डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं कि मजबूरी है इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो टॉलरेंस है वो डेवलप करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के जो आपकी एक्टिविटीज वगैरह उनको सहन नहीं कर पा रही और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरी फिर पहली वाली की एक्टिविटीज को सहन नहीं कर पा रही फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और पुलिस के खौफ के चलते जो है मुंह बंद करके घर में बैठे हुए हैं। इस तरीके की चीजें नहीं, आपको जेन्युइन टॉलरेंस जो है एक दूसरे के प्रति लाना पड़ेगा कि किसी को अपनी धार्मिक गतिविधियां करते हुए आपके मन में कोई घृणा या हिंसा का भाव ना आए। तो इस तरीके से उन्होंने लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी के बीच में आपका हार्मनी वगैरह जो है उसको एम्फेसाइज वगैरह करवाया था। साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर गांधी जी का कहना यह था कि हिंदुस्तानियों को सेल्फ रिलायंट बनना ही होगा। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे आर्थिक आधार पर तब तक राजनीतिक आजादी का कोई ऐसा मतलब नहीं रह जाता। इनका स्ट्रेस था कि आप अपने हाथों से बने हुए खादी के कपड़े पहनिए, ना कि मिल से बनकर आए इंपोर्टेड क्लोथ्स वगैरह पहनिए, क्योंकि यहां से आपको ना एक तो आपका पैसा वगैरह बचेगा और आप सिंपलिस्टिक तरीके से जियोगे, दूसरा आपको कीमत समझ में आएगी कि आपका जो एफर्ट किया जाता है कितने एफर्ट के बाद में कपड़ा बनता है और इस सब चीजों से आपको श्रमिक वर्ग जो है उसके प्रति जो जेन्युइन रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है द सत्याग्रह केस स्टडी। अब यहां से गांधी जी के सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद में और जेल से रिहा होने के बाद में काफ़ी सालों तक गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे और उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा ध्यान था, पूरा का पूरा फोकस जो था सोशल रिफॉर्म्स पे और सोशल वर्क पे लगाया हुआ था। हालांकि 1928 आते आते परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बनने लगी कि गांधी जी ने फिर से निर्णय लिया कि अब जो है उनको पॉलिटिक्स में री एंटर करना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में फिर से वापस आना चाहिए। हुआ ये था कि इस पर्टिकुलर साल में या फिर इस वक्त में एक आपका कमेटी हुआ करती
होती थी या फिर एक कमीशन हुआ करता था जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके खिलाफ जबरदस्त आपका कह सकते हैं विरोध वगैरह जो है हिंदुस्तान में चल रहा था। बात यह थी कि अंग्रेज सरकार एक कानून लेकर आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इस कानून के तहत देश को चलाया जाना था। इसमें एक प्रावधान था कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में यह विवेचना की जाएगी, इस चीज़ का एनालिसिस किया जाएगा कि 10 साल इस कानून के तहत में देश कैसा चला, और उसके बाद में कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन बैठ के फिर डिसाइड करेगा कि आगे इस कानून में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चीज़ें हटानी चाहिए और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। इस तरीके से इन लोगों ने जो है पूरा का पूरा अपना एक प्रपोजल बनाया था। एक तो 10 साल तक इन्होंने इंतजार नहीं किया, 1919 के बेसिस पे 1929 में ये कमेटी बननी चाहिए थी या कमीशन बनना चाहिए था। तो एक तो उन्होंने 1927-28 में कमीशन बना के भेज दिया। दूसरा ये कि इसमें सारे के सारे जो लोग थे जिनको इस पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग को पढ़ना था और फिर उसके आगे सजेशंस वगैरह देने थे, ये सारे के सारे लोग जो थे इसमें वाइट लोग थे या फिर इसमें गोरे लोग थे या अंग्रेज थे, इसमें एक भी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर्स ने ये बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप हिंदुस्तानियों के लिए कानून बनाओ और हिंदुस्तानियों से ही ना पूछो या हिंदुस्तानियों को ही उसमें शामिल ना करो, हिंदुस्तानियों के ऊपर ही जो है आपका पूरी की पूरी वर्किंग किस तरह से उस कानून की रही है उसको देखने के लिए या उसको एनालिसिस करने के लिए आप कुछ गोरों के समूह को भेज दो जो कभी हिंदुस्तान आके रहा नहीं, जिसको इंडिया के बारे में पता नहीं। इस बात को लेकर साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और देश भर में जो है साइमन गो बैक के नारे वगैरह जो है लगाए जाते थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन वगैरह यहाँ पे किया जा रहा था। अब गांधी जी ने ऑल्दो इस पूरे के पूरे मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मगर उन्होंने अपने जो शुभकामनाएं और अपना जो आशीर्वाद है, अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह जो है इस कैंपेन को जरूर दी थी। साथ ही साथ इसी साल में जो है आपका बरदोली में एक पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। बरदोली में जो पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने उसको भी जो है अपनी तरफ से शुभकामनाएं वगैरह दी थी, उसको भी जो है उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस किया था। अब उसके बाद में 1929 आया। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में एनुअल सेशन हुआ। इस एनुअल सेशन में 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त में युवा नेता माने जाते थे, उनको कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट वगैरह बनाया गया। अब ये अपने आप में एक सिंबॉलिक महत्व रखता है क्योंकि यहां से समझ में आता है कि कांग्रेस की लीडरशिप अब यंगर जनरेशन के हाथ में जा रही थी। दूसरा ये कि इसमें या फिर इस पर्टिकुलर सेशन में पूर्ण स्वराज जो है उसका कमिटमेंट या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसका कमिटमेंट कांग्रेस वालों ने अपनी तरफ से दिया। अब यहां से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अंग्रेजों के साथ में अब नहीं रहा जा सकता, अंग्रेजों से आजादी ही लेनी है। अब तक जितनी बातें करनी थी, डोमिनियन स्टेटस और बाकी सब, वो हुआ गई हैं। अब यहां से कांग्रेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे कम कुछ नहीं। अब जब एक बार ये डिक्लेयर हो गया कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह से हम नहीं रह सकते, उसके बाद में आपकी जो पॉलिटिक्स थी उसने फिर से यहां से पेस पकड़ना शुरू किया और अब नेशनल मूवमेंट में फिर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आने लगी। और इसी के चलते फिर 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे जो है देश भर में मनाया गया। देश भर में नेशनल फ्लैग जो है अलग अलग वेन्यूज वगैरह पे फैलाया गया। गांधी जी ने भी बकायदा इसको लेके कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई आपने कैसे इस पूरे के पूरे दिन को ऑब्जर्व करना है, भाईचारा कैसे बढ़ाना है, एक ही वक्त पर आपने नेशनल फ्लैग फैलाना है, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें। अब इसके बाद में गांधी जी, ये जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, इसके बाद गांधी जी ने खुद भी जो है डिक्लेयर किया कि भाई मैं भी जो है आपका नेशनल मूवमेंट में फिर से लौट रहा हूं, और उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक मार्च जो है वो निकालने वाले हैं। अंग्रेजों के उस वक्त के शासन में एक कानून हुआ करता था जिसको कोई पसंद नहीं करता था, वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक किस्म का जो लॉ था जिसका नाम था सॉल्ट लॉ या फिर नमक कानून, इसके खिलाफ। इस कानून के तहत में सरकार के पास में मोनोपोली थी कि आप सिर्फ सरकार जो है वही नमक बना सकती है और वही जो है नमक को बेच सकती है, कोई और व्यक्ति ना तो नमक बना सकता है ना नमक बेच सकता है। तो इसके चलते होता यह था कि अब नमक एक ऐसी चीज है, चाहे आप सोने की थाली में खाना खाने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप दिन में सिर्फ एक वक्त किसी तरह से अपना खाना खा के गुजारा कर रहे हो, हिंदुस्तान में नमक दोनों खाते थे या नमक दोनों कंज्यूम करते थे। तो एक भी तबका ऐसा नहीं था, ऊपर से लेकर नीचे तक, सबसे अमीर से सबसे गरीब, सबसे गरीब से सबसे अमीर तक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, सबको अलग हटाते हुए, कटिंग अक्रॉस ऑल द लाइंस, नमक एक ऐसी चीज थी जो सबके खानों में पड़ती थी, जिसके बिना आपका खाना बन नहीं सकता था। अब उसको बनाने की मोनोपोली जो है सरकार के ऊपर है। सरकार जो है उसको जितने में चाहे उतने में बेचे, सरकार ही जो है उसको बनाएगी, कोई और जो है बना नहीं सकता, कोई और बेच नहीं सकता। ये जो आपका सॉल्ट लॉ था, ये सरकार को सॉल्ट मोनोपोली देता था। इस पर्टिकुलर चीज को गांधी जी ने, या फिर इस पर्टिकुलर चीज को काफी लोग जो है पसंद नहीं करते थे। अब गांधी जी ने इस पर्टिकुलर कानून को उठा के इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या इसके खिलाफ जो है मार्च वगैरह निकाला। इससे एक और बात समझ में आती है कि गांधी जी जो है
वो कितना ज्यादा लोगों की नब्ज को पकड़ते थे या कितना ज्यादा वो लोगों की नब्ज को समझते थे, इसको अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। हुआ ये कि अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में नमक कानून अब बना के आप नमक वगैरह बेच रहे हो, इतना महंगा बिकता भी नहीं था, थोड़ा बहुत चलिए दाम ज्यादा थे मगर इतना भी ज्यादा नहीं था कि आप ये कहें कि बहुत अत्याचार हो रहा है। मगर नमक कानून को उठाना गांधी जी की टैक्टिकल विजडम इस तरीके से है क्योंकि यहां पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नमक ना खाता हो या नमक वगैरह का डोमेस्टिक इस्तेमाल ना करता हो। अब अगर आप नमक को लेकर जो है बहस छेड़ोगे या नमक कानून के खिलाफ अगर आप विरोध प्रदर्शन करोगे तो फिर दुनिया आपका भारत में जो भी व्यक्ति है वो उसके साथ में जो भी सुनेगा वो उसके साथ में उसको जोड़ सकता है, उसको समझ में आएगा, उसको एनालाइज होगा, उसके बाद जो है उसके जहन में उतरेगी कि ये बात तो सही है गांधी जी की कि ये जो जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उसके चलते हमें नमक कंपैरेटिवली ज़्यादा दाम में मिल रहा है। अब ये जो डिस्कंटेंट है लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो एक आपका डिस्कंटेंट है, अब नमक जैसी चीज़ को उठाकर उसको चैनलाइज किया जा सकता है और लोगों को सड़कों पर लाया जा सकता है, मोबिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है नमक कानून के खिलाफ आपके जो है मार्च का ऐलान किया और यहाँ से फिर अपने एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दांडी मार्च के साथ ही एक और निर्णायक फेज शुरू होता है जिसमें हम लोग अल्टीमेटली आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ में जाएंगे। तो गांधी जी का ये जो आपका सिग्निफिकेंस था नमक को उठा के आगे बढ़ने का या इसको लेके एक पूरा आंदोलन खड़ा करने का, इसका सिग्निफिकेंस मैक्सिमम हिंदुस्तानी समझ गए। हालांकि अंग्रेजों के पल्ले ये बात नहीं उतरी कि गांधी जी को क्या मजा आ रहा है नमक जैसी चीज के खिलाफ इस तरीके का विरोध करके। इन्होंने अपना मार्च शुरू करने से पहले एडवांस में आपके जो वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, उनको बता दिया था कि भैया कि मैं ये मार्च वगैरह करने वाला हूं, मगर ना वो समझ पाए ना उनके अधिकारी वगैरह इसका सिग्निफिकेंस वगैरह समझ पाए। अल्टीमेटली 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है अपना जो आश्रम था साबरमती में, वहां से दांडी करके एक जगह पड़ती है गुजरात के तट पर, उसकी तरफ चलना शुरू किया और लगभग 3 हफ्ते के बाद में वो अपने इस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। यहां पर उन्होंने अपने हाथ में थोड़ा सा नमक जो है तट से उठाकर नमक कानून तोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा जो हाथ से नमक उठाना है वो बेसिकली नमक बनाने की कैटेगरी में आ जाता है। अब कानून ये कहता है कि कोई और व्यक्ति जो है नमक वगैरह बना नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने जो एक जो थोड़ा सा नमक बनाया था ये कर वो कानून की नज़र में जो है क्रिमिनल बन गए। अब इसी वक्त में देश भर में दूसरी जगहों पर भी जो है पैरेलल सॉल्ट मार्चेस वगैरह देश भर में कंडक्ट किए गए और देश भर में नमक कानून को जो है तोड़ा गया, देश भर में नमक कानून जो है उसके खिलाफ में लोग खड़े हो गए। अब जिस तरीके से आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह खड़ा हुआ था उसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा मूवमेंट भी जब खड़ा हुआ तो फिर 50 तरीके की आपकी प्रोटेस्ट वगैरह आपको देखने के लिए मिले। खासतौर पर किसानों की अगर बात की जाए, फिर वो जो चीज आपका नॉन ऑपरेशन मूवमेंट में हुई थी कि लोगों ने अपने तरफ से लोकल तरीके पे भी अलग अलग तरीके मेथड निकाल लिए थे विरोध करने के। लगभग वही चीज जो है आपको अब यहां पे भी देखने को मिली कि किसान जो थे उन्होंने आपके कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज वगैरह जो थे उनको ब्रीच किया कि कुछ पर्टिकुलर इलाके ऐसे हुआ करते थे अंग्रेजों ने जिनको ये बोल दिया था कि अब आप ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट है और यहां पर आप अंदर नहीं जा सकते। तो किसानों ने उनका जो है उनकी बात नहीं मानी और उनका विरोध करके आप रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह में अपने कैटल्स को चराने के लिए ले गए। इसी तरीके से कई सारी आपके टाउन्स में फैक्ट्री वर्कर जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए। स्टूडेंट्स वगैरह जो थे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे उनको आपको अटेंड करने से मना कर दिया। अब ये यहां जो न्यूज़पेपर है उसकी एक हेडिंग देखिए, गांधी ऑन मार्च चैलेंजेस अरेस्ट। तो इस तरीके से ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन अलर्ट और बाकी जगहों पे जो सारी चीजें चल रही हैं, तो इससे समझ में आ रहा था कि कितने बड़े लेवल पर जो है दांडी मार्च ने लोगों को इंपैक्ट किया था और कितने बड़े लेवल पर जो है आपका दांडी मार्च जो है लोगों को सड़कों पे लेके आ रही थी और कितना बड़े लेवल पर उनको मोबिलाइज कर रही थी। अब फिर से 1920-22 में जैसे हुआ था उसी तरीके से गांधी जी ने फिर से जो है गांधी जी का जो कॉल था उसने समाज के लगभग हर क्लास को अंग्रेजों के खिलाफ जो अपना गुस्सा था, जो रोष था, उसको निकालने का, उसको चैनलाइज करने का, उसको एक एक्सप्रेशन देने का मौका दिया। और इसी के साथ में लोग जो हैं बड़ी मात्रा में सड़कों पर आए और ये जो नमक कानून जो एक छोटी सी चीज़ लग रही थी उसने इतना बड़ा मोमेंट आपका खड़ा करवा दिया। अब आपकी जो सरकार थी उसने बेसिकली वही किया जो उनको करना था, बड़ी मात्रा में लोगों को अरेस्ट किया गया, बड़ी मात्रा में जो है प्रोटेस्टर्स वगैरह को आपने बंद किया। कई लोग आपका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उससे ये पता चलता है कि लगभग 60,000 के करीब हिंदुस्तानी जो हैं अरेस्ट हुए थे पूरे के पूरे सॉल्ट मार्च के दरमियान और सॉल्ट मार्च खत्म होने के बाद जो प्रक्रिया हुई इसमें, और इसमें एक व्यक्ति जो शामिल थे वो गांधी जी भी थे। सॉल्ट मार्च वगैरह होने के बाद में और दूसरी जगहों पर जब वो गए तो फिर उनको जो है सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। अब ये सारी की सारी जो चीजें वगैरह हो रही थी, जिस तरीके से दांडी मार्च आगे बढ़ रहा था, दांडी मार्च में गांधी जी की जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही थी, अब सरकार उसको लेके क्या सोचती थी, ग्राउंड पे किस तरीके का एंथुसियाज्म था, इस सब को पढ़ने के लिए हम लोगों या इस सब को समझने के लिए उस वक्त में जो पुलिस ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिनको उस पूरे मोमेंट को पे नजर रखने के लिए डिप्यूट किया गया था ग्राउंड पे, हमको उनकी रिपोर्ट्स वगैरह को पढ़ना चाहिए। उससे हमको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें चल रही थी।
द पुलिस स्पाइज रिपोर्टेड दैट विलेज आफ्टर विलेज गांधी जी's meetings were very well attended by villagers of all caste and by women. They observed that thousands of volunteers were flocking to the nationalist cause. यानी कि अपनी रिपोर्ट्स में आपके जो पुलिस के जो आपके जासूस हैं वो ये बता रहे हैं कि हर गांव में जिसमें गांधी जी जा रहे हैं बड़ी मात्रा में लोग उनकी मीटिंग्स को अटेंड करने आते हैं। मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कास्ट से हो या कौन से रिलीजन से हो, और साथ ही साथ महिलाएं जिनको आपका ट्रेडिशनली घरों में बंद करके रखा जाता था बड़ी मात्रा में गांधी जी की मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करने के लिए आ रही हैं। साथ ही साथ हजारों की तादाद में लोग जो है वो आपका राष्ट्रवाद की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसके साथ में जुड़ रहे हैं। इस पूरे के पूरे मार्च को वो नेशनलिस्ट कॉस्ट या फिर राष्ट्रवाद के योगदान में किया जा रहा है, काज मांग रहे हैं। कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स वगैरह हैं जो सरकार के लिए काम करते थे मगर उन्होंने अब गवर्नमेंट सर्विसेज से रिजाइन कर दिया है और गांधी जी जो है उनकी सर्विस में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। अब इसी चीज को एम्फेसाइज करते हुए, हाईलाइट करते हुए आपका जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हुआ करता था उसने लिखा था सरकार को, मिस्टर गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड, ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड्स। यानी कि गांधी जी शांत और एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है और ज्यादा वो स्ट्रेंथ वगैरह जो है गेन करते चले जा रहे हैं और ज्यादा जो है उनमें आप कह सकते हैं शक्ति वगैरह बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये जो दांडी मार्च किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, इसको समझने के लिए हम लोग एक इंटरनेशनल सोर्स की भी बात करते हैं। एक मैगजीन हुआ करती थी, एक अमेरिकन मैगजीन आज भी है, इसका नाम है टाइम। आपने भी सुना होगा टाइम्स मैगजीन, टाइम मैगजीन में ये छप गया वो छप गया। इस मैगजीन ने जिस तरीके से दांडी मार्च को कवर किया था उससे अपने को समझ में आता है, उससे अपन ये समझ पाते हैं कि आपका जो इंटरनेशनल प्रेस वगैरह है वो इसको किस तरह से परसीव कर रही थी। शुरुआत में जब ये मार्च हुआ था तब गांधी जी की इस पूरे के पूरे मार्च को लेकर टाइम मैगजीन हाईली क्रिटिकल थी और उनका ये मानना था कि चल नहीं पाएगा बिना मतलब कि आपका पॉलिटिकल स्टंटमैनशिप है, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, पॉलिटिकल स्टंट है। तो उनकी जो पहली रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने लिखा कि गांधी जी जो हैं वो जमीन में गिर गए आपका जो दूसरा दिन था उसकी वॉकिंग के बाद में, और उनको यानी कि टाइम मैगजीन वालों को नहीं लगता था कि गांधी जी में शारीरिक तौर पर इतना दम है, इतनी क्षमता है कि वो और ज्यादा आगे जा पाए। बूढ़े हैं, उम्र वगैरह हो गई और उसमें इस तरीके के मार्च निकाल रहे हैं, दूसरे दिन के हाथ पैर डगमगाने लगे हैं और हमें नहीं लगता है आगे जा पाएंगे, इस तरीके की रिपोर्टिंग वगैरह की जा रही थी। हफ्ते भर के अंदर मगर आपका टाइम मैगजीन ने अपनी जो है विचार को बदला और उसके बाद में वो लोग लिखते हैं, द मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग दैट द मार्च हैज गार्नर्ड हैज मेड ब्रिटिश रूलर्स डेस्परेटली एंशियस। यानी कि जिस तरह से ये मार्च आगे बढ़ रही है, एक तो खुद गलत हो गए कि जो दूसरे दिन गांधी जी गिर गए थे तो या गिर रहे थे या डगमगा रहे थे तो इनको लग रहा था कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एक तो खुद इनकी बात गलत हो गई कि वो बूढ़ा आदमी कैसे भी करके घिसट गई सही मगर वो आगे बढ़ रहा है, तो पहली चीज तो वो गलत हो गए। आगे वो कहते हैं जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मैसिव लोग जो है इस मार्च के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं उससे अंग्रेज जो है डेस्परेटली एंशियस हो रहे हैं, इनको अब जो है एंजाइटी आ रही है और अब ये लोग जो है इनके मतलब कुल मिला के अब इनको एंजाइटी वगैरह आ रही है, पैनिक कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी को सल्यूट किया टाइम्स मैगजीन वालों ने और लिखा कि ये संत आदमी है, ये स्टेट्समैन है, और साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी कि ये गांधी जी जो है वो क्रिश्चियन वेपन्स का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करते हैं जिनका धर्म या जो बिलीफ है वही क्रिश्चियन है। यानी कि क्रिश्चियनिटी में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है या जो आपकी क्रिश्चियन वैल्यूज आपका क्रिश्चियंस को बताई जाती हैं, पड़ोसियों से प्यार करो, खुद मत खाओ अगर आपका पड़ोसी भूखा है और सारी चीजें, या आप लोगों के साथ मिल बांट के रहो, उनके प्रति संवेदनशील रहो, जिस तरीके की आपकी क्रिश्चियनिटी में वैल्यूज वगैरह बताई जाती हैं, ये इन वैल्यूज का इस्तेमाल कर गांधी जी उन्हीं लोगों के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं जो क्रिश्चियन बिलीफ रखते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये अपने आप में, तो इस तरीके की चीजें वगैरह आपको देखने के लिए मिल रही थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा सॉल्ट मार्च हुआ था ये 3 वजूहात के कारण या 3 रीजंस के कारण बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला तो ये कि पहली बार गांधी जी और गांधी जी के साथ में ये जो पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये दुनिया की अटेंशन में आया और यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने इसको बड़ी मात्रा में जो है बड़े लेवल पर कवर किया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था ग्लोबली लोगों तक इसके बारे में डिटेल में जानकारी पहुंची कि कौन लीडर्स हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है, क्या इनकी डिमांड्स हैं वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ जिसके चलते ये मूवमेंट या फिर ये पूरा का पूरा सॉल्ट मार्च इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये था कि ये पहली नेशनल एक्टिविटी थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। शुरू में गांधी जी ने ये बोला था कि पूरा सॉल्ट मार्च वगैरह जो है इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल होंगे,
बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय करके एक एक्टिविस्ट हुआ करती थी, उन्होंने गांधी जी को परसुएट किया कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट और प्रोटेस्ट वगैरह जो है सिर्फ आदमियों तक या पुरुषों तक ही जो है आप इसको कन्फाइन ना रखें, महदूद ना रखें, आप इसमें महिलाओं को भी शामिल करें। इसके चलते फिर ये हुआ कि काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाएं जो है निकल कर आई। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनकी खुद की बात की जाए तो इन्होंने भी जो है बहुत सी जगहों पर महिलाओं को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह किए, खासतौर पर असॉल्ट लॉ वगैरह को तोड़ते हुए या फिर लिकर के जो लॉज वगैरह थे, आपकी शराबबंदी से रिलेटेड जो कानून थे, उन सबको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है शराब वगैरह के विरोध में काफ़ी प्रदर्शन वगैरह किए थे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण सॉल्ट मार्च को याद रखा जाता है कि पहली बार अंग्रेजों को ये रियलाइजेशन हुआ कि इनका जो ये राज है, इनका ये राज जिंदगी भर नहीं चलने वाला, ये हमेशा लास्ट नहीं करेगा, और अब अगर ये चाहते हैं कि जितना हो सके उतने लंबे वक्त तक इसको चलाया जा सके तो इसके लिए हिंदुस्तानियों के साथ में इनको पावर शेयर करना पड़ेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको हिंदुस्तानियों के साथ में पावर शेयर करना पड़ेगी। इन 3 रीजंस के कारण आपका ये पूरा का पूरा मोमेंट, ये जो आपका सॉल्ट मार्च है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो तीसरा रियलाइजेशन था कि हिंदुस्तानियों के साथ थोड़ी बहुत पावर अपने को शेयर करना पड़ेगी अगर अपन ये चाहते हैं कि अपना ये जो राज जितना हो सके उतना लंबा चले, क्योंकि इतना अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये जिंदगी भर या फिर हमेशा जो है नहीं चल पाएगा परपेचुअली, इसको एक ना एक दिन खत्म होना ही है। तो फाइनली अंग्रेजों ने वो पावर शेयरिंग का जो थॉट इनके दिमाग में आया था, इसके चलते कुछ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को लंदन में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हिंदुस्तानियों के साथ में बैठकर आगे किस तरीके से देश को लेकर चलना था और पावर शेयरिंग करनी थी, उसके ऊपर बातचीत की गई। इन कॉन्फ्रेंसेस को बोला गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो नवंबर 1930 में हुई थी और इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये फेल हो गई। इसकी वजह ये थी कि ना तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके अलावा जो दूसरे आपके प्रोमिनेंट लीडर्स वगैरह थे वो भी इसमें नहीं गए। गांधी जी इस वक्त जेल में थे तो ऑब्वियस सी बात है वो जा ही नहीं सकते थे, और बाकी कांग्रेस के लीडर्स वगैरह भी जो है नहीं गए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गया बिना कांग्रेस को लाए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने फिर गांधी जी को जेल से छोड़ा और उसके बाद में उनके साथ में वाइस रॉय की काफ़ी लंबी लंबी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, जिसमें उनके बीच में जो भी बातचीत हुई, जिसके नतीजे में फिर गांधी इरविन पैक्ट निकल कर आया। और इस गांधी इरविन पैक्ट के नतीजे में कुछ चीजें हुई। सबसे पहला तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको कॉल ऑफ किया गया। जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह थे जिसको सरकार ने पकड़ रखा था उनको जो है रिलीज किया। और तीसरी चीज की सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो आपकी थी कोस्ट वगैरह पे, इसको अलाउ किया गया। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कोस्ट वगैरह पे आप कर सकते थे, इसकी इजाजत आपको दी गई। बदले में गांधी जी ने एग्रीमेंट दिया कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम वहां पर आएंगे और आप लोगों के साथ में बैठकर निगोशिएशन करेंगे। तो गांधी जी अल्टीमेटली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी 1931 में, वहां पर गए और इन्होंने कांग्रेस को वहां पर रिप्रेजेंट किया था। अब गांधी जी जो है इन्होंने ये क्लेम किया कि कांग्रेस जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान और पूरे के पूरे हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है। मगर फिर वही जो भीतरघात होता है वो यहां पर भी हुआ। कई सारे आपके ऐसे दूसरे ग्रुप्स या पार्टीज थे जिन्होंने गांधी जी के इस क्लेम को चैलेंज किया। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, हम जो है हम मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। इस तरीके से मुस्लिम लीग ने ये बात कर दी। आपके जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंस थे उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस उनकी टेरिटरी वगैरह में कोई स्टेक होल्ड नहीं करती और उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन वही करेंगे, कांग्रेस उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह बोला कि आपके गांधी जी और कांग्रेस जो है वो सही मायनों में आपके जो लोअर कास्ट वगैरह होती हैं या फिर आपके जो डिप्रेस्ड क्लास या दलित वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो 3 लोग जो है गांधी जी के खिलाफ या 3 जो पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई और अल्टीमेटली फिर जो भी आपका उनकी डिमांड्स थी वो सारी चीजों पे कोई नतीजा नहीं निकल पाया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी इनकंक्लूसिव थी, इसमें कुछ निकल कर नहीं आया। तो अल्टीमेटली फिर गांधी जी वापस लौट कर आ गए हिंदुस्तान और उन्होंने फिर से आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको रिज्यूम कर लिया। अब जो नए वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन, ये बहुत ज्यादा अनसिंपैथेटिक थे गांधी जी के साथ में। वो गांधी जी के प्रति कोई श्रद्धा या सिंपैथी वगैरह नहीं रखते थे। उन्होंने बकायदा गांधी जी से मिलने से भी मना कर दिया और अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखते हुए उसमें यह कहा था कि दुनिया बहुत खूबसूरत है या फिर हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, बस यहाँ पे गांधी को नहीं होना चाहिए या गांधी अगर यहाँ ना हो तो ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो इस तरीके के इनके खैर विचार वगैरह थे। बाद में एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कांग्रेस नहीं गई और उसके नतीजे में फिर एक नया कानून पास किया गया 1935 में, जिसको कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है उसका वादा किया, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसको लोग खुद चुनेंगे और वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी और उनके प्रति जवाबदेह रहेगी। इस तरीके की जो बातचीत है यहां पर की गई।
इसी कानून के तहत फिर 2 साल बाद ये जो वादा किया गया था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, इसको पूरा करने के लिए देश में इलेक्शंस करवाए गए, मगर इलेक्शंस लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ में हुए थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या, बहुत कम संख्या में लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार था। मगर इन इलेक्शंस में भी कांग्रेस 11 में से 8 प्रोविंसेस वगैरह में मेजोरिटी लाने में कामयाब रही। 11 में से 8 प्रोविंसेस वगैरह जो हैं उनको जीत गई, उनमें उसको उसमें जो है उसको सफलता वगैरह मिली। वहां पे फिर उन्होंने मिनिस्ट्रीज वगैरह बनाई और वहां पे फिर अपनी सरकार वगैरह जो है उसको चलाया था। अब आया 1939 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अब गांधी जी और नेहरू जी दोनों जो थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 का जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें आपका हिटलर के खिलाफ थे, हिटलर और नाजियों के काफी ज्यादा क्रिटिकल थे। उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों से बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, इस चीज पूरे के पूरे मोमेंट में हम आपके इस वॉर में आपके साथ खड़े हुए हैं, मगर हमारी शर्त यह है कि आपको हिंदुस्तान को आजादी देना पड़ेगी जैसे ही आपकी हॉस्टिलिटीज या फिर आपकी जंग खत्म हो जाती है। अंग्रेजों ने इस ऑफर को मानने से मना कर दिया, तो इसके प्रोटेस्ट में 1937 में इलेक्शन जीतकर जो आपकी कांग्रेस ने प्रोविंसेस में सरकारें बनाई थी, वहां से इन लोगों ने रिजाइन कर दिया। और इसके बाद अब फिर से जो है माहौल बनने लगा मूवमेंट वगैरह के लिए कि अब यहां से फिर जो है आजादी के लिए एक नई अलग जलाई जाएगी। फिर आया 1940-41 में कांग्रेस ने इंडिविजुअल लेवल पर छोटे छोटे सत्याग्रह वगैरह किए, जिसमें ये लोग आपका फ्रीडम की डिमांड करते थे ताकि आपकी सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखा जाए कि भाई एक बार जब आपका वॉर खत्म होता है तो आपको हमको आजादी देनी है। हालांकि बड़े लेवल पे मूवमेंट इन्होंने किया नहीं, ये सोचते हुए या फिर इस पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी अंग्रेजों की जंग चल रही है, वॉर चल रहा है। हालांकि 1940 में इसी वक्त मुस्लिम लीग ने जो है एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने ये बोला कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वहां पर हमको ऑटोनॉमी चाहिए, वहां पर हमको स्वायत्तता चाहिए और उन पर्टिकुलर इलाकों में जो है हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं। तो कुल मिला के यहां से बेसिकली पाकिस्तान की डिमांड जो है उठ गई या फिर पाकिस्तान की डिमांड निकल कर आ गई। अब कुल मिला के पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा था और चीजें यहां से अब और ज्यादा खराब होने वाली थी, बिगड़ने वाली थी, क्योंकि अभी तक जो है मसला इंडियन वर्सेस ब्रिटिश था, मगर अब ये मसला इंडियन वर्सेस ब्रिटिश नहीं रह गया। अब यहां से ये बढ़ के कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश जो है उनके बीच में ये मसला जो है आपका इंटरमिंगल होकर रह गया और यहां से चीजें और ज्यादा खराब हुई। खैर अब 1942 आया, जापान ने आपका जो है वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और उसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जीतते हुए अल्टीमेटली वो बर्मा पहुंच गया। बर्मा में उसने अंग्रेजी फौजों को हरा दिया और रंगून वगैरह को कैप्चर कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया। अब यहां से क्लियर दिखने लगा कि हिंदुस्तान के ऊपर आज कल परसों नरसों किसी ना किसी दिन हमला होना है, जापानी इन्वेजन होगा। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर हिंदुस्तानियों ने साथ नहीं दिया तो फिर बहुत बुरी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बुरी तरह से खदेड़े जाएंगे और जो ब्रिटिश पावर और ब्रिटिश आर्मी की जो जो ऑनर था और ये था, वो सारी चीजें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ा डिसऑनर वो होने वाला है। तो फाइनली अब 1942 में जब अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि चीजें ठीक नहीं जा रही, तब हिंदुस्तानियों को मनाने के लिए, कांग्रेस का सपोर्ट जीतने के लिए एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और इसके तहत कोशिश ये की गई कि गांधी जी और कांग्रेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज वगैरह जो है किया जाए। मगर यहां पर भी जो बातचीत थी वो इस बात पे खत्म हो गई कि भाई कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि अगर इंडियंस की हेल्प अंग्रेजों को चाहिए है अपने आप को या फिर इंडिया को एक्सेस पावर से डिफेंड करने के लिए, तो पहले वाइसरॉय जो है उसको किसी इंडियन को डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर अपनी सरकार में या फिर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट करना चाहिए। मगर इस बात के ऊपर अल्टीमेटली टॉक्स वगैरह जो है वो ब्रेक डाउन हो गया और कुछ निकला नहीं, क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया। और क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में गांधी जी ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है तीसरा मेजर मूवमेंट। पहला सिविल डिसोबीडियंस, आपका पहला जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और अब तीसरा जो मेजर मूवमेंट है वो लॉन्च करने का अंग्रेजों के खिलाफ वक्त आ गया है। और ये मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ। अब हालांकि ये मूवमेंट शुरू होते ही गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, जितने भी आपके प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर दिया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और काफी सारी चीजें हुई। मगर बड़े लेवल पर यंगर एक्टिविस्ट वगैरह जो है वो निकल कर आए, बहुत बड़े लेवल पर स्ट्राइक्स और बाकी सारी चीजें देश भर में ऑर्गेनाइज कराई गई और साल भर ये मूवमेंट बिना लीडर के भी जो है चलता रहा। साल भर लोग सड़कों पर उतर के लाठियां खाते रहे, सारी चीजें होती रही मगर झुके नहीं। तो ये अपने आप में एक और बात बताता था कि गांधी जी ने जो अलग जलाई थी, बाकी लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया था और जो आपका नेशनलिज्म अलग अलग लोगों तक पहुंच गया था वो कितना प्रोमिनेंट जो है हो चुका था। खास तौर पर अगर आप देखोगे इस वक्त में अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस जो था वो बड़े लेवल पर चल रहा था। इसमें भी जो आपके सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, जयप्रकाश नारायण जैसे, इन लोगों ने पूरा अंडरग्राउंड मूवमेंट बनाकर चला, अंडरग्राउंड मूवमेंट जो है वो लेकर चले, अंग्रेजों से छुपकर उनकी नाक के नीचे काम किया और आपका ये जो पूरा मूवमेंट वगैरह सड़कों पर चल रहा था, विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन, धरने, इन चीजों को रुकने नहीं दिया। कई सारी डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी थी जहां पे लोगों ने हिंसा का भी इस्तेमाल किया और अपनी इंडिपेंडेंट सरकारें जो है वहां पे प्रोक्लेम कर दी। वेस्ट में अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र में सतारा हो गया, ईस्ट में आप चले जाओगे तो मेदिनीपुर वगैरह के इलाके वगैरह हो गए, यहां पे लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया अपने इलाकों से और डिक्लेयर कर दिया कि हमारी यहां पे इंडिपेंडेंट सरकारें, हम अब अंग्रेज हुकूमत के अंदर में नहीं आते। अब अल्टीमेटली होना वही था इन सारी चीजों के काउंटर अटैक में, रिटेलिएशन में अंग्रेजों ने और ज्यादा फोर्स या ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया, मगर फिर भी साल भर से ऊपर जो है इस पूरे के पूरे मोमेंट को दबाते दबाते लग गया। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि क्विट इंडिया का जो मूवमेंट था, भारत छोड़ो का जो आंदोलन था और इसमें जो करो या मरो के नारे दिए गए थे, इसने लोगों को बड़े लेवल पर इनके ऊपर जादू की तरह काम किया और ये जेन्युइनली एक मास मूवमेंट था, क्योंकि कोई लीडर बचा ही नहीं था, सबको जेल में डाल दिया गया था। लोगों ने जो है इसको आगे बढ़ाया, हजारों लाखों की संख्या में, तादाद में आपके ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी निकल निकल कर सड़कों पर आए। लोग, आपके जो युवा हैं वो खास तौर पर इससे जुड़े, बड़े संख्या में लोगों ने कॉलेज छोड़ दिए, जिंदगियां जो है अपनी होम कर दी, हवन कर दी, जेल गए, मगर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, लड़ते रहे। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी, कांग्रेस के लीडर जब जेल में थे, तब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना और आपका जो मुस्लिम लीग है वो धीरे धीरे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रही थी। ये जो साल थे 1941, 42, 43, जब कांग्रेस के सारे लीडर जेल में बैठे हुए थे, उस वक्त में मुस्लिम लीग ने पंजाब और सिंध के जो प्रांत वगैरह थे वहां पर बहुत जहरीली किस्म की जो है कम्युनल पॉलिटिक्स खेल खेलकर अपना एक पकड़ या फिर अपनी एक प्रेजेंस बनाना शुरू करी। और जून 1944 जब आपका वॉर जो है खत्म होने लगा, वॉर जब दिखने लगा कि अब खत्म होगा, उसके पहले पहले तक मुस्लिम लीग जो है उनकी एक अच्छी प्रेजेंस आपका पंजाब और सिंध के इलाकों में बन गई, जो अल्टीमेटली फिर जहां पे पार्टीशन और इतनी ज्यादा मारकाट हुई। खैर, अब जब वॉर खत्म होने लगा तो गांधी जी को जो है प्रिजन से आजाद किया गया, उनको प्रिजन वगैरह जो है जेल वगैरह से रिहा किया गया। बाद में उन्होंने जिन्ना के साथ में काफी सारी मीटिंग्स वगैरह करी कि जो आपका पूरा का पूरा एक ये गैप बन गया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको पाटा जा सके, बट कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि इस आदमी ने आपने ठान लिया था या कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान के टुकड़े किए बिना नहीं मानेगा। और लास्ट में फिर वही हुआ, पार्टीशन वगैरह हुआ। 1945 में आपका वॉर वगैरह खत्म हुआ यूरोप में, और वहां पे फिर से आपके चुनाव वगैरह हुए। विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार गए और वहां पे एक लेबर पार्टी जो थी वो पावर में आई। उसने अपने आप को कमिट किया कि भाई हम हिंदुस्तान को आजादी वगैरह देंगे, अब ना हमारे पास आर्थिक क्षमता रह गई है, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि अब हम लड़ाई लड़ सकें या हिंदुस्तानियों पे उनकी इच्छा के विरुद्ध राज कर सकें, हमारा जंग लड़ लड़ के हमारी हालत खराब हो गई, तो हम आपको आजादी दे देंगे। फाइनली इन लोगों ने अपने आप को कमिट किया कि हमें अब इंडिपेंडेंस देना है। इसी बीच में आपके जो आपके इस वक्त हिंदुस्तान में जो वाइसराय हुआ करते थे, लॉर्ड वॉवेल, ये इनकी फोटोग्राफी मैंने यहाँ पे लगाई है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लाकर कई सारी बातचीत की, इन्होंने सीरीज वगैरह रखी कि आजादी कैसे क्या देनी है, क्या नहीं करना है, और यहां से इंडिपेंडेंस और पार्टीशन दोनों की जो है आपकी राहें खुलना शुरू हुई और इंडिपेंडेंस आया, आजादी मिली, मगर साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हुआ। कैसे, वो बात हम लोग आगे करेंगे। खैर 1937 में जो आखिरी इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद में 1946 में भी इलेक्शंस वगैरह करवाए गए हिंदुस्तान में, प्रोविंशियल इलेक्शंस वगैरह करवाए गए। कांग्रेस ने इसमें जनरल कैटेगरी की सारी सीटों को लगभग जीत लिया, मेजोरिटी जो है उनको मिल गई यहाँ पे, मगर सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे मुसलमानों के, उसमें मुस्लिम लीग को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली और लगभग सारी की सारी सीटें इन्होंने साफ कर दी। सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की जाए तो 30 सीटें मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व की गई थी, वो 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी, वो 30 की 30 सीटें जो है मुस्लिम लीग जीत गई, उनमें एक भी सीट जो है किसी और को नहीं मिली। तो कुल मिला के यहां से ये समझ में आ गया कि आपका जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया था। धार्मिक उन्माद, जो आपका मजहबी उन्माद है, उसको लोगों के दिमाग में, या जो सांप्रदायिकता का जहर है, उसको उतार दिया गया था। उसके नतीजे फिर हम लोगों ने आने वाले वक्त में भुगते हैं। ये इलेक्शन का रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है। ये जो आपका हल्के नीले कलर से इलाका है, यहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। ये काले कलर से बंगाल, ये पंजाब का इलाका और ये सिंध, यहां पर या तो मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में आई थी या किसी तरीके से उन्होंने जैसे तैसे जो है एक अच्छी खासी संख्या में जो आपका सरकार वगैरह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1946 में पंजाब के इलाके में हालांकि उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, मगर बाद में हरकतें कर करा के उनको जैसे तैसे वहां पर मेजॉरिटी मिल गई थी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह में आपका जो पूरा पठानों का इलाका है, वहां पर आपका कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। तो ये जो है 1946 में आपके इलेक्शंस वगैरह की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं और अब कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम यहां से करेंगे।
तो कुल मिला के 1946 आते आते पूरा जो माहौल था कम्युनली बहुत ज़्यादा चार्ज हो चुका था, सांप्रदायिक तौर पर जो है माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर एक अलग देश की डिमांड कर रही थी और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उससे जुड़ी हुई थी। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के बीच में अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन को जो है भेजा था ताकि किसी तरीके से मुस्लिम लीग को और कांग्रेस वगैरह को एग्री करवा लिया जाए एक फेडरल सिस्टम के ऊपर और देश को पार्टीशन किए बिना जो है आज़ादी दी जाए और मुस्लिम लीग की जो डिमांड है वो इस तरह से पूरी कर दी जाए कि भाई इनको जिन प्रांतों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ पर जितना हो सके उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि अपने तरह से रहने की आज़ादी दी जाए, मगर हिंदुस्तान का बंटवारा टाला जा सके। मगर बाद में वो हुआ नहीं, टॉक्स वगैरह जो थे वो ब्रेक डाउन हो गए और अल्टीमेटली जिन्ना ने जो है फिर डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया और ताकि अपनी जो पाकिस्तान की डिमांड वगैरह है उसको और ज़्यादा मतलब उसके लिए और ज़्यादा प्रेशर किया जा सके, उसको मनवाया जा सके। इसके नतीजे में 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में भयानक दंगे हुए, मतलब भयानक से भयानक दंगे हुए। इस तरीके के भयानक दंगे और वायलेंस वगैरह जो है कलकत्ता में इसके पहले या हिंदुस्तान में इसके पहले नहीं सुने गए थे। वहाँ से जो वायलेंस था वो रूरल बंगाल में पहुँचा, वहाँ से फिर ये बिहार पहुँचा, बिहार से फिर ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में पहुँचा और उसके बाद में पंजाब में पहुँचा। जैसे एक आपका कई सारी लड़ें होती हैं, एक वो आपकी जो लड़ आती है उसमें कई सारे छोटे छोटे पटाखे बने रहते हैं, आप एक तरफ से आग लगाते हो, पूरी की पूरी जो लड़ है उसके बाद सीक्वेंस में जलती है, लगभग उसी तरीके से है। या फिर अगर रास्ते में कहीं पे माइंस बिछी और आपने गलती से एक माइन पे पैर रख दिया तो उसके बाद वो एक के बाद एक सारी की सारी आपकी जो माइंस हैं जो जमीन के अंदर गाड़ी जाती है वो फटने लगती हैं। लगभग वैसी चीज हो गई, पूरी जगहों पर जो है दंगे वगैरह होने लगे। कहीं पर आपकी लार्जेस्ट मेजोरिटी जो हिंदू थे उन्होंने सफर किया, कहीं पर जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी थे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सफर किया और इस तरीके से जहां पे जो मेजोरिटी में था उसने दूसरों को दबाया, बड़े लेवल पर जो है हिंसा वगैरह हुई। अब ये दो तस्वीरों को जोड़कर जो है एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ये खड़ा होकर एक तरफ से आपका डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दे रहा है और उसके नतीजे में जिस तरीके से शहर के शहर वीरान हो गए, बर्बाद हो गए, वो दिखाया गया। अब इसके बाद जो अगली तस्वीर है वो कलकत्ता की सड़कों पर है, जिस तरीके का वायलेंस हुआ था, लाशें की लाशें जो है पटी पड़ी हैं। तकलीफदायक दृश्य हिंदुस्तान के लिए थे मगर ये इतिहास का हिस्सा रहे हैं। इसी चीज को जब अब कवर किया गया न्यूज़पेपर में तो कलकत्ता अंडर मॉब रूल, 161 पर्सन किल्ड एंड ओवर 800 इंजर्ड, कर्फ्यू प्रोक्लेम्ड, ऑर्गी ऑफ लूटिंग, राइटिंग, स्टैबिंग एंड इंसिंडरिज्म, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। कुल मिला के परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। खैर, अब इन सारी चीज़ों के बीच में फरवरी 1947 में लॉर्ड वॉवेल जो हुआ करते थे इनको रिप्लेस किया वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने और इन्होंने एक आखिरी बार दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग और बाकी लोगों को बुलाया कि किसी तरह से बैठा के समझाया जा सके कि अगर आप लोग तैयार हो हिंदुस्तान को डिवाइड ना करने के लिए और आज़ादी देने के लिए तो फिर आगे बढ़ा जा सके। मगर जब अल्टीमेटली वो भी नहीं हुआ और ये टॉक्स वगैरह भी फेल हो गई तो उसके बाद में इसने अपनी तरफ से एक प्लान अनाउंस किया जिसको माउंटबेटन प्लान बोला जाता है, जिसके बेसिस पर फिर हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया। उसमें यह बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया फ्री होगा मगर साथ ही साथ उसको डिवाइड किया जाएगा। फॉर्मल जो आपका ट्रांसफर ऑफ पावर की तारीख थी, यानी कि जिस दिन अंग्रेज हिंदुस्तानियों के हाथ में सत्ता और पावर दे देंगे, वो फिक्स की गई 15 अगस्त को। और इस दिन दिल्ली में आपके जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, जहां पे आज की तारीख में अपनी संसद वगैरह चलती है, जहां पे आपका पार्लियामेंट बैठती है, वहां पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेसिडेंट ने जो है आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने मीटिंग की। ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया थी, पावर ऑफ ट्रांसफर, इन सारी चीजों की जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत करी महात्मा गांधी को या मोहनदास करमचंद गांधी साहब को फादर ऑफ द नेशन या फिर राष्ट्रपिता कहकर। और उसके बाद में काफी लोगों ने जो है इस चीज में अपलॉज किया, आपका मेजें थपथपाई, आपका तालियां पीटी और इस तरीके की चीजें। अल्टीमेटली फिर आपकी देश में जो है आजादी आई। कई लोगों ने बाहर ये भी इस तरीके के स्लोगन भी मारे कि या फिर इस तरीके के स्लोगन भी बोले, महात्मा गांधी की जय एंड ऑल दैट। खैर, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं लास्ट हीरोइक डे। अब जब इस हीरोइक डेज में, यानी कि इसमें गांधी जी के जो आखिरी दिन थे उनके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें यह है कि जब आपका दिल्ली में और उसके आसपास लोग जो हैं आजादी का जश्न मना रहे थे 15 अगस्त 1947 को, तब गांधी जी वहां पर इस जश्न में शामिल नहीं थे। वो कलकत्ता में थे और वहां पे 24 घंटों का फास्ट कर रहे थे ताकि जिस तरीके का वायलेंस चल रहा है इसको रोका जा सके। पूरे सितंबर और पूरे अक्टूबर वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग रेफ्यूजी कैंप्स में गए और जो आपके डिस्ट्रेस पीपल थे, जो लोग या तो किसी तरीके की समस्या का शिकार थे, हिंसा वगैरह के शिकार हुए थे या पार्टीशन के चक्कर में लुट पिट कर अपना हिंदुस्तान आए थे, उन लोगों के साथ उनको जाके कंसोलिडेट कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे, इस तरीके की चीजें। उन्होंने हर आपका जो रिलीजन वगैरह है उसके लोगों से बोला कि अपना जो पास्ट है आप उसको भूल जाइए और अपना जो हैंड है, अपने एक दूसरे के हाथ जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ाइए, फेलोशिप के, एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और आगे बढ़िए। इसके अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। इन्हीं के इंसिस्टेंस पर, इन्हीं के कहने पर नेहरू ने आपका
आपका या कांग्रेस में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वगैरह जो है उसको पास करवाया था। इनके और इनके और नेहरू दोनों के जो है इनिशिएटिव पर आपका ये माइनॉरिटीज वगैरह के राइट्स पास हुए थे, जिसमें ये बोला गया था कि माइनॉरिटीज जो है उन सबका प्रोटेक्शन किया जाएगा। पाकिस्तान किसी रास्ते पर निकल जाए, डजंट मैटर, मगर हम अपने देश में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार वगैरह जो है देंगे। तो ये सारी चीजें करके राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वगैरह इनके और नेहरू जी के इंसिस्टेंस पर पास हुआ था। अब कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पार्टीशन के वक्त का टाइम था और उसमें गांधी जी ने जो सारी चीजें करी थी, इनकी जिंदगी का, इनकी राजनीतिक करियर का सबसे फाइनेस्ट आर था। इसमें एक्चुअल में निकल कर आया था कि वो किस तरीके के जो हैं लीडर थे। अब बंगाल में जब इन्होंने अपनी तरफ से जितना कुछ वो कर सकते थे पीस के लिए जब किया, उसके बाद में फिर वो दिल्ली शिफ्ट कर गए। यहां से इनका प्लान था पंजाब वगैरह के जो आपके जिले हैं जहां पे वायलेंस हुआ था वहां जाने का, मगर उसके पहले ही पहले 20 जनवरी 1948 को इनकी जिंदगी पर एक अटेम्प्ट हुआ, इनको मारने की कोशिश हुई। बाद में 30 जनवरी को 1948 को इनको गोली मार दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, और जो पुणे से आया हुआ व्यक्ति था और एक न्यूज़पेपर वगैरह का एडिटर था, और इसी के साथ में गांधी जी जो है उनका असैसिनेशन हो गया। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में दुनिया भर से जो है आपको संवेदना और ग्रीफ वगैरह जो है उसके मैसेजेस आना शुरू हुए, और बहुत काफी रिच ट्रिब्यूट्स वगैरह जो हैं थ्रू आउट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अलग अलग लोगों ने जो है इनको दिए। टाइम मैगजीन जिसने एक वक्त में इनको मॉक किया था, इन्होंने इनके मार्टरडम को या इनकी जो ये हत्या की गई थी इसको अब्राहम लिंकन की जो हत्या की गई थी उसके साथ में कंपेयर किया, और काफी सारी चीजें इस तरीके से इनका जो है काफी बड़े लेवल पर जो है लोगों ने इनके मृत्यु वगैरह पे शोक और संवेदना और शौक वगैरह जो है वो जताया था। अब अगला जो टॉपिक आता है इसमें हम लोग, जिसका नाम है नोइंग गांधी, इसमें हम लोग गांधी जी के लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। अब गांधी जी का जो अपना पूरा पॉलिटिकल करियर रहा है, 1915 में हिंदुस्तान आने के बाद में 1948 तक, जब तक अल्टीमेटली उनका असैसिनेशन नहीं हुआ था, उस वक्त तक का पूरा एक जो उनका करियर रहा है 1915 से 1925, 35, 45, 46, 47, 48, लगभग 32-33 साल का जो ये फेज़ रहा है, इसमें गांधी जी को जानने के लिए एक लीडर के तौर पर, एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर वो क्या थे, क्या उनकी सोच थी, और वो पूरे इतिहास को रिक्रिएट करने के लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम लोग गांधी जी की हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं। उसमें उनके द्वारा जो बातें लिखी गई, उनके द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई, जो उन्होंने किताबें लिखी, जो उन्होंने लेटर्स लिखे, जो उन्होंने बाकी जो भी अपना पर्सनल कम्युनिकेशन किसी के साथ में किया, वो सारी की सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ उन्होंने पब्लिक में जो स्पीचेस वगैरह दी हैं, और एक तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा उनके बारे में, उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, उनके जो समकालीन लोग थे, उनकी राइटिंग्स और उनकी स्पीचेस वगैरह में गांधी जी को किस तरीके से उन लोगों ने लिया है पॉलिटिकल तौर पर, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर, उन सारी चीज़ों से हमको काफ़ी कुछ पता चलता है। अब ये जो उनके समकालीन हैं, इसमें उनके सहयोगी भी आते हैं, उनके एसोसिएट्स भी आते हैं, और उनके आप कह सकते हैं राजनीतिक विरोधी या पॉलिटिकल एडवर्सरीज भी आते हैं। इन सब लोगों की द्वारा गांधी जी के बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या राय व्यक्त की गई है, गांधी जी के द्वारा खुद के बारे में क्या राय व्यक्त की गई है, इन सारी चीज़ों से हमको गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। अब इन सोर्सेज में अपने को एक बात का ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर हम जो है इसको इनका सही आकलन कर नहीं पाएंगे। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं या जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, ये जो राइटिंग्स हैं, अब राइटिंग्स में चाहे खत लिखे गए हों, चाहे लेटर्स हों, या फिर आपके जो भी स्पीचेस वगैरह हों, इन सबको जब आप देखते हैं, आपको एक चीज़ आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि राइटिंग्स या लेटर्स या स्पीचेस में से पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्या है और प्राइवेट कंजम्पशन के लिए क्या है। आपका वो चीज़ें जिनको जानकर जो है इस तरह से लिखा गया है कि वो लोगों के बीच में जाने वाली हैं, और वो सारी चीज़ें जो लोगों के लिए नहीं जाने वाली हैं। अगर मैं जैसे किसी को लेट से खत लिखता हूँ तो वो 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया, वो सब लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे और उसके बीच की बात है। मगर अगर मैं यही चीज़, अगर जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ये स्लाइड्स वगैरह मैंने बनाकर तैयार करी हैं, तो मुझे पता है कि अब ये स्लाइड्स जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में लोग देखेंगे, तो ये एक तरीके से पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है। जिस तरीके की भाषा मैं अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करता हूँ, उस तरीके की भाषा यहाँ इस्तेमाल ना करूँ, या ये हो सकता है कि जिस तरीके के विचार मैं अपना पब्लिक ओपिनियन में रखता हूँ, उस तरीके के विचार मेरे पर्सनल ओपिनियन में ना हो। तो इस तरीके से आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कि भाई अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों में जो राइटिंग्स वगैरह हैं, चाहे लेटर्स हों, चाहे जो बाकी सारी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्पीचेस वगैरह जो हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं,
मगर आपके लेटर्स वगैरह जो हैं जनरली प्राइवेट थॉट्स वगैरह होते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट थॉट्स के बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और इसीलिए लेटर्स वगैरह जो हैं, जो पर्सनल लेटर्स लिखे गए हैं, कई बार जो ओपन लेटर्स लिखे गए हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं उन सारे लेटर्स को डिटेल में तो नहीं देखूंगा। हम लोगों ने उनको बाकायदा अपने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं उसमें उन एक एक लेटर्स को कवर कर रखा है, मगर हमको ये बात ध्यान रखनी है कि लेटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। लेटर वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा एक रेलेवेंट उस टाइम पीरियड का जिसमें गांधी जी रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स या डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर जो है हिस्ट्री वगैरह को लिखा जाता है। हालांकि कई बार अपने को एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपके पब्लिक फिगर्स होते हैं, यानी कि जो आपके ऐसे लोग होते हैं जो आपका पब्लिक लाइफ में हैं, ये अगर किसी दूसरे व्यक्ति को खत लिख भी रहे हैं, अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति को लेटर लिख भी रहे हैं, तो उनको पूरा अंदाज़ा रहता है कि हो सकता है लेटर जो है लीक हो जाए और जनता के बीच में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वक्त आने पर एक दिन जो है ये लेटर जनता के बीच में आ जाए। तो वो लोग अवेयर होते हैं कि आज नहीं तो कल या देर सवेर जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं, वो हो सकता है आपका पब्लिक की नज़रों में भी आए और ये लेटर बाद में शायद पब्लिश भी हो जाए। तो अकॉर्डिंगली वो जब इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं, तो इसको भी वो जो है इस तरह से शेप देते हैं कि बाद में जब वो आपका पब्लिक की नज़र में आए तो फिर वो किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट हो। गांधी जी खास तौर पर, उनको अगर कोई व्यक्ति खत लिखा करता था, उनको अगर कोई लेटर लिखा करता था, तो उसमें से कई सारे वो खतों को अपना एक मैगजीन या एक जर्नल निकाला करते थे जिसका नाम था हरिजन, उसमें लगातार वो उसको पब्लिश किया करते थे। इसी तरह से नेहरू ने भी जो लेटर्स वगैरह लिखे हैं, और नेहरू जी को जो लेटर्स वगैरह आए हैं, उनको उन्होंने किताब है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से इस पर्टिकुलर किताब में जो है उन्होंने पब्लिश किया है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे लेटर्स वगैरह जो हैं एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सोर्स रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस वक्त की हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लेटर्स तो हम लोग अब देख चुके हैं डिटेल में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इन सारे लेटर्स को हमने डिटेल में पढ़ा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्विक रिवीजन के लिए हम इनको एक एक को नहीं देख पाएंगे, मगर हाँ, हमने इन सारे लेटर्स वगैरह को डिटेल में देखा। अगर कोई बच्चा चाहे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस में जाके इन लेटर्स का डिस्क्रिप्शन भी देख सकता है, मगर ये लेटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ हटा के देखा जाए तो लेटर्स वगैरह एक इंपॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री का रहे। अब जिस तरीके से आपके लेटर्स होते हैं, उसी तरीके से दूसरी जो राइटिंग्स हैं, दूसरी जो आपकी लिखी हुए रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, जिसकी मदद से हम लोग गांधी जी की हिस्ट्री को उस वक्त में रिक्रिएट करते हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री जो है उस वक्त की उसको रिक्रिएट करते हैं। जैसे कई सारी ऑटोबायोग्राफीज वगैरह हैं, वो हमको पास्ट में जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसकी बहुत रिच डिटेल्स वगैरह देती हैं। अब यहाँ पर भी हमको जब ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है तो इनको इंटरप्रेट करते वक्त में हमको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि आपकी जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो एक व्यक्ति ने एक लंबी जिंदगी जीने के बाद में एक रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट अपना लिखकर तैयार किया है। उसने पीछे पलटकर जो है वो देखा है, और ये सारी की सारी चीज़ें वो अपनी याददाश्त से लिख रहा है। कई बार ये होता है कि एक घटना जो आपकी यादों में ताज़ा होती है, कल परसों की घटना तो आपको ढंग से याद रहेगी, मगर 10 साल पुरानी घटना जो आपका दिमाग याद करता है, उसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ देता है, कई सारी चीज़ों को घटा देता है, कई सारे आपको ऐसे फीलिंग्स और इमोशंस महसूस कराता है जो शायद उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड ना हो। कई सारी इस तरीके की चीज़ें हैं, आपकी याददाश्त कुल मिला के मॉडिफाई होती है, कई सारी चीज़ें भूल जाता है आपका दिमाग। तो ये जो आप पूरा का पूरा रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट लिख रहे हो, जिसको आप आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कह रहे हो, इसको मेमोरी से, इसको याददाश्त से लिखा जा रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली लिखा जा रहा है, यानी कि जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको फिर से याद करके लिखा जा रहा है। अब ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि यहाँ पे हमको वही पता चलता है जो लिखने वाला हमको या तो बताना चाहता है या फिर वो रिकलेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। या तो उसे कुछ चीज़ें जो याद हैं उसने उसके बेसिस पे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, या फिर जितना वो बताना चाहता है उसके बेसिस पर उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी ली है, और या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं, इसने उन चीज़ों को शामिल किया जिसको वो जो है इंपॉर्टेंट समझता था, जिसको वो जो है इंपॉर्टेंट समझता था और उसको लगता था कि इसको जो है याद रखा जाना चाहिए। या फिर कई बार कि उसकी किताब को पढ़ने के बाद में लोग उसके बारे में क्या विचार रखेंगे, क्या विजन बनाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर भी जो है ऑटोबायोग्राफी को लिखा जाता है। तो फिर से कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी एक तरीका है जिससे आप अपने बारे में एक पिक्चर जो है दूसरों के दिमाग में बनाने की कोशिश करते हो, जो बेसिकली आपकी उस पर्टिकुलर किताब को या फिर आपकी उस ऑटोबायोग्राफी को जो है पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इन भी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए, तब भी हमको ध्यान रखना है कि ऑथर ने एक्चुअल में हमको कितना बताया है, कितना नहीं बताया है और क्यों नहीं बताया है, और रीडिंग बिटवीन द लाइंस वगैरह जो है हमको समझ में आना चाहिए, जानना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग इफेक्टिवली जो है इन सोर्सेस का इस्तेमाल हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते। कई बार हमको ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत सी चीज़ें इंसान अपने बारे में नहीं बताना चाहता, तो वो जो विलफुल और अनरिटन एक्ट्स होते हैं
यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं कि लोग जो चाहते हैं हमारे बारे में कुछ चीज़ें याद ना रखी जाएं, हम खुद भूल जाना चाहते हैं, लोगों को भी याद नहीं रखवाना चाहते हैं, हमें उसको भी जो है कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाता है वो है आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। एक वक्त में सरकारी रिकॉर्ड्स अगर किसी घटना के बारे में हमको देखने को मिल जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है। उसकी मदद से आप इस पर्टिकुलर वक्त में अगर कोई घटना घटी हो, कोई इंसिडेंट घटा और उसकी हिस्ट्री को रिक्रिएट करना चाहते हैं, या फिर लेट से गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी के इतने बड़े पॉलिटिकल करियर में कई घटनाएं घटी हैं, अब उसमें से किसी एक पर्टिकुलर घटना के बारे में आपको पता करना है, बाकी सारे सोर्सेस की जगह आप पुलिस के रिकॉर्ड्स के लिए या फिर सरकार के दूसरे जो रिकॉर्ड्स हैं उस वक्त की घटना के, आप उसके लिए जाओ, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। होता क्या था कि कॉलोनियल रूलर्स, खास तौर पे अंग्रेज जो थे, वो जो सरकार से, उनकी सरकार से जो क्रिटिकल हुआ करते थे लोग, उनके ऊपर नजर रखते थे। अब गांधी जी तो खैर राजनेता ही थे तो उनके ऊपर तो नजर रखना लाजिम था, बनता था। अब इनके ऊपर जो नजर रखने वाले स्पाइस वगैरह थे, पुलिसमैन थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, वो टाइम टू टाइम आपको होम मिनिस्ट्री को जो है या फिर अपने जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनको रिपोर्ट लिखा करते थे कि भाई किस तरीके की चीजें वगैरह जो है वो देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है। आज की तारीख में सारी की सारी रिपोर्ट्स आपका आर्काइव्स में पड़ी हुई हैं और कई बार ये 14-14 दिनों के आपके टाइम पीरियड पे फोर्टनाइटली इन रिपोर्ट्स वगैरह को लिखकर भेजा जाता था। तो इनकी मदद से जो है होम डिपार्टमेंट ने जो सारी रिपोर्ट्स लिखी हैं, इनकी मदद से अर्ली 20th सेंचुरी में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, उसका एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। गांधी जी के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट बातें हमको पता चलती हैं। अब क्योंकि पुलिस वालों के अपने खुद के जो हैं जासूस और बाकी सारे लोग फैले हुए हैं और वो ग्राउंड से उनको इन्फॉर्मेशन देना है एग्जैक्टली वहीं से जहाँ पे वो सारी की सारी घटना चल रही है, तो कई बार हमको जो है बहुत ऐसी रियलिटीज और ऐसे फैक्ट्स भी पता चलते हैं जो जनरली आपकी ऑटोबायोग्राफीज में, लेटर्स में, स्पीचेस में, न्यूज़पेपर्स में कवर नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट बात है, और इसी के लिए जो है न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार हालांकि ये भी होता है कि इसमें फैक्ट्स वगैरह कम होते हैं और जो ऑफिसर्स वगैरह या फिर जो आपके सीनियर्स वगैरह जो रिपोर्ट लिखकर भेजेंगे उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो उनको मिली है, हो सकता है वो उस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा उसमें अपने थॉट प्रोसेस वगैरह को डाल दें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटी मोटी चीजें चल रही हों या फिर कई बार बड़ी चीजें चल रही हों, अगर उनको कई बार लग रहा हो कि यहाँ पे जो है सेडिशन वगैरह जैसी चीजें हो रही हैं, रेबेलियन होने के चांसेस हैं, मगर क्योंकि अगर अपने इलाके की ऐसी रिपोर्ट भेजेंगे तो उनके वो सीआर पे असर पड़ेगा, उनके जो सुपीरियर्स हैं उनके बारे में ये सोचेंगे कि एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को समझाते थे कि इस तरीके के डर का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और अगर छोटा मोटा कुछ होता है तो हम संभाल लेंगे, इसलिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को देने की जरूरत नहीं है। तो कई बार यहाँ पर भी जो है आपको पूरे पूरे रिकॉर्ड्स या फैक्ट्स नहीं मिलते, बट इधर वे ये काफ़ी रिच सोर्स है, आपको इस तरह से कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वगैरह का यहाँ से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और स्पेसिफिकली गांधी जी जो हैं उनके बारे में। अगर हम इन फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स को देखें, यानी कि हर 14-14 दिनों में जो रिपोर्ट्स वगैरह जाती रही हैं, इनको जब देखें तो अपने को समझ में आता है कि वो लोग मान रहे हैं रिपोर्ट लिखने वाले कि गांधी जी के जो एक्शंस वगैरह हैं उसके चलते लोगों में एंथुसियाज्म आया है या लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है दिया है। हालांकि कई बार ये भी था कि आपके ऑफिसर्स वगैरह इसको एक ड्रामा मानते थे, इसको एक आपका कह सकते हैं छोटा मोटा गिमिक मानते थे, या फिर एक डेस्परेट अटेम्प्ट मानते थे उन लोगों को मोबिलाइज करने का अंग्रेजों के खिलाफ जो करना नहीं चाहते, जो शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रहती थी, अब वो सामने वाले के ऊपर है कि उसको कैसे एनालाइज करना चाहता है, कैसे देखना चाहता है। अब ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बातचीत कर रखी है, सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस पढ़े। अब एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन में तो खैर इनको देखने का कोई सेंस नहीं बनता, मगर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी थी। कोई देखना चाहे तो उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस डले हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मगर ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है, ये सारी जो आपकी ये सारा का सारा जो ये डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स जिसकी मदद से हम लोग उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, वो है उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर लिखे जा रहे थे, चाहे वो इंग्लिश में छप रहे हो, चाहे वो आपका डिफरेंट आपकी इंडियन लैंग्वेजेस में छप रहे हो, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, बंगाली हो गई, या फिर तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, जो भी आपकी भाषा वगैरह है, इसमें जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह छप रहे थे वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि गांधी जी की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं उसके बारे में आपका जो ट्रैकिंग हो रही है, डे टू डे आपका क्या रिस्पॉन्सेज वगैरह आ रहे हैं, किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स वगैरह से पता चलती है। और जो भी एक्टिविटीज़ उनके बारे में रिपोर्ट हो रही हैं उससे न्यूज़पेपर के अकाउंट्स भी, हालांकि अब फिर वही बात आ जाती है, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ जो है एकदम आदर्श नहीं होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि ये जो अकाउंट्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं
इनमें भी आपको कुछ ना कुछ बायसनेस देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ प्रिजुडिस देखने के लिए मिलता है। ये जो न्यूज़ वगैरह जो है जो पब्लिश की जा रही हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा, ये उन लोगों के द्वारा पब्लिश की जा रही हैं जिनके अपने खुद के पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, जिनके अपने खुद के जो है वर्ल्ड व्यूज हैं, जिनका अपना खुद का जो है एक मानना है, अपना एक क्रिटिकल थिंकिंग है। और ये जो आइडियाज हैं इनके खुद के, इनकी जो खुद की पॉलिटिकल अपनी ओपिनियन है, जो इनके वर्ल्ड व्यूज वगैरह हैं, इन आइडियाज वगैरह की मदद से ये जो आइडियाज वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी पब्लिशिंग वगैरह को। कोई घटना घटी, अब इनकी सोच के साथ में इन्होंने उस पर्टिकुलर घटना को किस तरीके से परसीव किया, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि ये उस घटना को किस तरीके से रिपोर्ट करने वाले हैं। इसी के कारण अगर एक घटना घटती है तो इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर अगर छाप रहा है तो उसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपको अलग समझ में आएगा रिपोर्टिंग का या कवरेज का। एक आपका रीजनल लैंग्वेज में अगर कोई छाप रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग या कवरेज का एक आपको अलग तरीके का समझ में आएगा। और अगर एक हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर और एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर एक ही घटना को छाप रहे हैं तो दोनों की रिपोर्टिंग में आपको जमीन आसमान का अंतर जो है देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे आपके सोर्सेज वगैरह हैं ये इस्तेमाल होते हैं, इनसे हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाता है, मगर सब इनमें से किसी पे भी आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जाता। रिपोर्ट्स या सोर्सेज कोई भी चीज़, इनको आपको इंटरप्रेट करते वक्त क्रिटिकली जो है एनालाइज करना पड़ता है और क्रिटिकल एनालिसिस के बाद में जो है जो निकल आपका जो चीज़ें फैक्चुअल निकल कर आती हैं आप सिर्फ उसी को जो है कंसिडरेशन में लेते हो। हर लिखी हुई बात को लिटरली आप उस पर भरोसा नहीं कर लेते या फिर ये नहीं मान लेते कि ऐसा लिखा गया था। तो इसी तरीके की चीजें उस वक्त ग्राउंड पर हो रही होंगी। कई बार आपको इनमें ऑफिसर्स की फियर और एंजाइटी भी समझ में आती हैं जो एक मोमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कई बार वो अपने आप को झूठे दिलासे देते हैं, कई बार वो किसी चीज के बारे में अपना एक ओपिनियन जो है लिख देते हैं। इस तरीके से आपको बहुत बार फैक्ट्स ना मिलकर ओपिनियंस देखने को मिलते हैं या फिर फैक्ट्स मिक्स्ड विद ओपिनियंस या फिर फिक्शंस देखने को मिलते हैं। बहुत सी चीजें हैं, इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए और इसी की मदद से जो है हम लोग एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं इन सारे सोर्सेस का इस्तेमाल कर। चाहे गांधी जी की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की बात हो, चाहे गांधी जी के अलावा जो दूसरे आपके लोग हुए उनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की बात हो, मगर इसी तरीके से आप सही एनालिसिस वगैरह पर पहुंच सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में अपना जो ये चैप्टर है इसका जो क्विक रिवीजन है ये ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के एस्पेक्ट्स वगैरह थे जल्दी हमने उनको देखा है, उनको टच किया है ताकि हमारा एक जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए और हम लोग एग्जामिनेशन में जाने के पहले जो फाइनल ब्रशिंग अप होती है वो कर ख़त्म किए हैं। अब समाप्त करने के पहले बस इसमें एक ही चीज़ रह जाती है, इसकी टाइमलाइन वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जो अभी न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे थे तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि इस तरह से न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस आती हैं जो आपकी उसके बाद सब हेडलाइंस होती हैं और उसके बाद जो अंदर इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें से आप किस तरीके से इन्फॉर्म छांटते हो बाकी सारी चीज़ें, उसी का टेक्स्ट में मैंने ये फोटोग्राफ यहाँ पे लगाई थी। टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। 1915 में महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से लौटते हैं और उसके बाद में 1917 में चंपारण का मूवमेंट होता है। 1918 में आपका जो खेड़ा है गुजरात में वहाँ पर पीजेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अहमदाबाद का जो वर्कर्स मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वर्कर्स मूवमेंट या फिर अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक है वो पहले हुई थी, खेड़ा का मूवमेंट बाद में हुआ था। हालांकि इसको पहले लिख दिया है मगर अगर आप कायदे से चलो तो पहले चंपारण बिहार, उसके बाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह। इस सीक्वेंस में जो है चीज़ें बनी हुई हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि क्या सीक्वेंस में हुई थी चीज़ें, तो याद रखना जरूरी है। इसके बाद में फिर आपका रोलेट सत्याग्रह मार्च से अप्रैल में चला 1919 में, और 1919 में जो है अप्रैल में बहुत बड़ा एक कांड हुआ था जिसको हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं अमृतसर में। इसके बाद में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट्स वगैरह चले। फिर 1928 में आपका पीजेंट मूवमेंट जो था बरदोली में वो चला एंड उसके बाद में आपका पूर्ण स्वराज जो है इसको एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के गोल के तौर पर लाहौर सेशन में 1929 में। एंड फिर आया आपको 1930 जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट वगैरह वो सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं, दांडी मार्च एंड ऑल दैट। ये सारी बातें जो है 1930-31 में हुई। तो सबसे पहले 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ में। उसके बाद में फिर आपका इन सबको जेल में डाला गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, फिर इनको बाहर निकाला गया और वाइसरॉय इरविन के साथ में गांधी जी ने बैठकर एक पैक्ट साइन किया। उसके चलते ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी सेकंड वाली उसको अटेंड करने गए, इसका कोई नतीजा नहीं निकला सारी चीज़ें। इस बीच में फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ जिसने भारत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है डिटेल में हम लोगों ने देखकर खत्म किया है।
उसके बाद में 1939 में आपका कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद में रिजाइन कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ और उसके बाद में महात्मा गांधी नोआखली के इलाकों में जहां पे भयंकर दंगे हो रहे थे 1946 में वहां पे गए, और बाकी भी जो इलाके थे जहां पे दंगे वगैरह हो रहे थे और सांप्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर की जा रही थी, उन इलाकों को उन्होंने विजिट किया और वहां पर जाके लोगों को ढांढस बंधाया, लोगों की मदद करी, लोगों को आपने जो है जाके एश्योर कराने की कोशिश करी कि चीज़ें ठीक हैं, आप परेशान मत हो, हम देखेंगे, और उसके बाद लोगों को जो है कुल मिला के संबल बनाया। तो इस तरीके से अपनी जो ये जो आपकी टाइमलाइन है इसका डिस्कशन अपना खत्म होता है और इसी के साथ में क्विक रिवीजन जो है अपना पूरा समाप्त होता है। अब सेशन खत्म करने के पहले मैं बस आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और क्वालिटी की तो कोई बात है नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। एंड ये लोग इंश्योर करते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में कि आप लोगों तक बढ़िया आला से आला एजुकेशनल कंटेंट लेकर आया जाए, ताकि आपको किसी तरीके की आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी सारी की सारी तैयारी यहीं पर हो जाए और आपको इसके लिए किसी अलग से कोई खर्चा वगैरह ना करना पड़े, अपने पैसे वगैरह जो है स्पेंड ना करना पड़े। सो ट्राई टू यूज़ एंड ट्राई टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू गेन और ट्राई टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको सारा का सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है वो इस तरीके से एकदम अरेंज फैशन में देखने के लिए मिलता है। जैसे क्लास 12 पर अगर आपने क्लिक किया तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है, मेरे अलावा इस तरीके के जितने भी आपके दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सबके आपके डिटेल्ड जो लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड आपके जो कोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, ये सारी चीज़ों के आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे और आप इनसे जितना हो सके उतना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पर अगर लेट से आपने क्लिक कर दिया तो हिस्ट्री का सारा कंटेंट आपका निकल कर आ जाएगा, सिलेबस ओवरव्यू से लेके आपका नीचे तक जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं सीक्वेंस में अरेंज हैं, तो इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और कई लोग जो शिकायत करते हैं कई बार कि यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत भी यहाँ पर आपको वेबसाइट पर नहीं होगी, सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज किया गया है। तो इसका जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएँ, जितना हो सके इसमें से यूटिलाइज़ करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मेहनत करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप तरक्की करें। आई होप सो आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। एग्जाम के जस्ट पहले ये आपका क्विक रिवीजन आपके लिए एक लास्ट पुश था। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है मेरे उन सारे बच्चों पे जिन्होंने मेरे साथ बैठ के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखे थे, वन शॉट देखे थे, अलग अलग तरीके के आपके जो सैम्पल पेपर्स हमने लगाए थे, सब किया था कि किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई आपके मार्क्स काट ले। बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएँ, मेहनत करें, आपने अच्छे से बढ़िया तरीके से एफर्ट्स डाले हैं, आप जाके एफर्टलेसली जो हैं बढ़िया जैसे क्रिकेट मैच होता है बिल्कुल सोचें नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बैटिंग करें बॉलिंग करें, अपनी तरफ से अपना एफर्ट दें, बाकी सब छोड़ दें आपके एग्जामिनर पर और ईश्वर पर। अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आएगा, इसमें मुझे कम से कम कोई गुंजाइश नहीं है। हर वो बच्चा जिसने जो मैग्नेट ब्रेन से जुड़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे और बहुत बढ़िया इस रिजल्ट की आप बहुत जल्दी खुशखबरी भी हम लोगों को देंगे। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे रिजल्ट की खबर जल्दी रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड द सेशन। थैंक यू, जय हिंद।